विजर्ड, आई कैन रिफाइन एवरीथिंग। अध्याय 1, मानसिक शक्ति परीक्षण। हेसेनलिंग पर्वत सर्दियों में बेहद ठंडे होते हैं। बेईमान पर्वतों से आने वाली हवा और बर्फ सफ़ेद रंग की एक बाल्टी की तरह है जो गंदे हेसेनलिंग क्षेत्र को सफ़ेद रंग से रंग देती है। हेसे क्षेत्र के बाहरी इलाके में चारों तरफ हवा के झोंकों वाले एक जर्जर लकड़ी के घर में रिचर्ड ने खुद को कपड़ों की एक परत में कसकर लपेट लिया और गर्मी कम करने के लिए घास में दुबक गया। 1 महीने पहले रिचर्ड एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया में आया और बैरन हेसे के शासन में एक किसान ओल्ड रिचर्ड का बेटा बन गया। बूढ़ा रिचर्ड एक शराबी था। अपने शराबी पिता की देखरेख में रिचर्ड हर दिन भूख और मारपीट से पीड़ित रहता था। और भी दुखद बात यह है कि लंबे समय से कुपोषण के कारण रिचर्ड का कमज़ोर शरीर प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहा था। सौभाग्य से वह शराबी अब मर चुका है, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उस शराबी ने परिवार का सारा कीमती सामान सस्ती शराब के बदले में बेच दिया था और रिचर्ड ने एक दिन पहले घर में खाने का आखिरी दाना भी खा लिया था। ठंड, भूख और 3 दिन पहले बर्फ में जमकर मर चुके एक शराबी की चोटों के साथ रिचर्ड घास के ढेर में दुबका हुआ था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह स्वर्ग में चढ़ने वाला हो। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तुम तो सोने की उंगली वाले समय यात्री हो, तुम ऐसी जगह कैसे गिर सकते हो? रिचर्ड ने खुद को आंखें खुली रखने के लिए मजबूर किया और मन ही मन खुद को प्रोत्साहित करता रहा। हाँ, समय यात्री रिचर्ड के पास सचमुच सोने की उंगली है। जब वह समय और स्थान की यात्रा करके छोटा रिचर्ड बना तो उसने पाया कि उसकी आत्मा की गहराई में एक भट्टी है। लेकिन रिचर्ड को कभी नहीं पता था कि यह भट्टी क्या कर सकती है। लेकिन इसका काम चाहे जो भी हो, इसने रिचर्ड को इस समय आशा की एक किरण दी। डूबते हुए व्यक्ति के लिए एक तिनका आशा की किरण होता है। धमाका धमाका, बेहोशी में रिचर्ड को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इतनी ठंड में कौन आएगा? धमाका, कोई प्रतिक्रिया न देखकर बाहर खड़े व्यक्ति ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। बूढ़े रिचर्ड, क्या तुम अभी भी जीवित हो? रिचर्ड का मन अचानक उसके पास आया और वह घास से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने आवाज पहचान ली। जो व्यक्ति अंदर आया था वह क्षेत्र मामलों के अधिकारी श्री एलिसन, हेसे क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक। सर, मेरे पिता 2 दिन पहले ठंड से मर गए, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। कोई भी अनुरोध मुझ पर छोड़ दें। क्षेत्र का अधिकारी बहुत बड़ा आदमी है और वह बिना किसी कारण के किसी किसान के घर कभी नहीं आता। यह एक अवसर है। ओह, तुम छोटे रिचर्ड हो, है ना? श्री एलिसन ने रिचर्ड को भौहें चढ़ाकर देखा, फिर अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और उससे अपनी नाक ढक ली। लेकिन यह उसकी गलती नहीं है, क्योंकि रिचर्ड अब बहुत बुरा लग रहा है। उसके लंबे बाल, जिनकी लंबे समय से देखभाल नहीं की गई थी, उसके सिर पर गुच्छों में लटके हुए थे। उसका चेहरा गंदा था, उसके कपड़े गंदगी से सने हुए थे और उसके घाव इलाज के अभाव में काले और सड़े हुए थे। रिचर्ड की तुलना में बेघर लोग सुंदर, साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। मैं छोटा रिचर्ड हूँ, महोदय। रिचर्ड ने खुद को आधा झुकने के लिए मजबूर किया। कहा जाता था कि श्री एलिसन बहुत ही शालीन व्यक्ति थे और वे सबसे मूर्ख व्यक्ति को भी सही शिष्टाचार का उपदेश देते नहीं थकते थे। किसान। अब रिचर्ड को उम्मीद थी कि यह अफवाह सच होगी। रिचर्ड को झुकते हुए देखकर अधिकारी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। कई वर्षों तक अछूतों के साथ व्यवहार करने के बाद अब वह उनके अपमानजनक व्यवहार से हैरान नहीं था। हालांकि वह अक्सर उनके शिष्टाचार को सुधारता था, लेकिन वास्तव में वह इस मुद्दे के प्रति उदासीन हो गया था। अछूतों का मन स्वाभाविक रूप से कुलीनों के शिष्टाचार को याद नहीं रख पाता। लेकिन ये तथ्य कि उसके सामने बैठा बच्चा तब भी सलामी दे पा रहा था जब वह ठंड से मरने वाला था, निस्संदेह उसके दिल को छू गया। एक कुलीन व्यक्ति मृत्यु में भी अपनी मर्यादा नहीं खो सकता और उसने रिचर्ड में कुलीन भावना की एक झलक देखी। अच्छे लड़के, यह अच्छी बात है कि तुम अभी भी जीवित हो। मेरे साथ आओ और बाद में जो भी मैं तुमसे करने को कहूँ वह करो, श्री एलिसन ने धीरे से कहा। जी हाँ, महोदय। लकड़ी के घर से बाहर निकलते ही घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था, मानो किसी पर्दे ने गरीबों के लिए गर्मी के सबसे सस्ते स्रोत सूरज को ढक दिया हो। एक ठंडी हवा चली और रिचर्ड ठंड से कांप उठा। रिचर्ड ने बस एक पतली परत ही पहनी हुई थी और ठंडी हवा के सामने उसके कपड़े लगभग बिना कपड़ों के जैसे लग रहे थे। धिक्कार है, पहरेदार, अपने कपड़े उतारो, जल्दी करो। रिचर्ड की यह सूरत देखकर मिस्टर एलिसन ने भौहें चढ़ाईं, मुड़कर अपने पीछे चल रहे सैनिकों को अपने सूती कोट उतारने का आदेश दिया। जिस सैनिक को यह आदेश मिला था उसका चेहरा जम गया। इतनी ठंड में एक बदबूदार बहिष्कृत व्यक्ति के लिए उससे कपड़े उतारने के लिए कहना अनुचित था। साहब, अगर कोई छूट गया हो तो जाने दो। इलाका इतना बड़ा है और कौन जाने उस जादूगर के कितने बच्चे हैं। जिस सैनिक को यह आदेश दिया गया था वह बुदबुदाया। चुप रहो, जादूगर की बुद्धि का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी छोटी सी चतुराई का इस्तेमाल मत करो। जब मिस्टर एलिसन ने सिपाही को जादूगरों का जिक्र करते सुना तो उनका चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने सिपाही को डांट दिया।
अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसा कहते सुना तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अभी अपने कपड़े उतारो और इस बच्चे को पहना दो। लेकिन यह अनजाने में कहा गया था, लेकिन जानबूझकर सुना गया था। रिचर्ड, जो एक तरफ खड़ा था, जादूगर शब्द सुनकर चौंक गया। जादूगर, इस दुनिया में जादू है। जब रिचर्ड इस दुनिया में आया तो उसने भी असाधारण समाचार के बारे में पूछताछ की, लेकिन ऐसे क्षेत्र दूरस्थ था और उसका दर्जा बहुत कम था। पूछताछ करने पर उसे ग्रामीण भूत प्रेतों की कहानियों के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अलौकिक शक्तियां होनी चाहिए। सिपाही के शरीर के तापमान वाला सूती कोट पहनने के बाद रिचर्ड को तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ। सिपाही की बेबाकी ने निश्चित रूप से उस अच्छे मूड को खराब कर दिया जो अधिकारी ने रिचर्ड से प्राप्त किया था। उसने उदास चेहरे के साथ रिचर्ड से जोर से कहा, अपने कपड़े पहनो और चल पड़ो। जादूगर अधीर हो रहा है और हम सब मरने वाले हैं। अधिकारी के पीछे गाड़ी में बैठकर रिचर्ड जल्द ही इलाके के बीचों बीच बैरन के महल में पहुंच गया। महल का हॉल धुंधला था, सिर्फ दीवार में लगी मशालों और बीच में रखे चूल्हे से रोशनी आ रही थी। हॉल के बीचों बीच सैकड़ों बच्चे, अमीर गरीब, इकट्ठे हुए थे और चुपचाप हॉल की गहराई में बैठे जादूगर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। मास्टर जादूगर, मास्टर बैरन, इलाके के 12 से 15 साल के सभी बच्चे यहाँ हैं। अधिकारी हॉल के पीछे पहुंचा और हॉल के पीछे काले लबादे और तिकोने रंग की टोपी पहने एक व्यक्ति धीरे से खड़ा हुआ। हे, ऐसे क्षेत्र में तुम लोगों के पास पर्याप्त बच्चे नहीं हैं, डेलिस। उसके बगल में रिचर्ड ने हैसे के मोटे बैरन को देखा, जिसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर थी और वह लगातार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। जी हाँ साहब, पिछले 2 सालों में फसलें बहुत अच्छी नहीं रही हैं और कई अछूत भूख से मर गए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। काले वस्त्रधारी जादूगर ने बैरन हैसे को थपथपाया, जिससे बैरन डर गए। अकादमी को नामांकन के लिए उचित आयु के बच्चों की जरूरत है। अगर मेरे पास पर्याप्त बच्चे नहीं होंगे तो अकादमी मुझे सजा देगी। लेकिन मैं सजा नहीं चाहता। तो अगर मैं अगली बार ऐसे क्षेत्र में आऊं और तुम्हारे पास अभी भी इतने कम बच्चे तैयार हों, बस इंतजार करो कि तुम कीड़ा बन जाओ और जिंदगी भर शौचालय में गंदगी खाते रहो। जादूगर का स्वर और भारी होता गया और अंत में उसके शब्द, जो लगभग किसी जानवर की दहाड़ जैसे थे, ने पूरे हॉल को शांत कर दिया। बहुत अच्छा, काले वस्त्रधारी जादूगर ने हॉल में बच्चों की ओर मुड़कर कहा। हॉल अब शांत हो गया है। अब तुम सब कतार में लग जाओ और एक एक करके मेरे सामने परीक्षा के लिए आओ। मुझे ये बात दोबारा कहने पर मजबूर मत करना। जादूगर की बात सुनकर हॉल में मौजूद बच्चे तुरंत कतार में लग गए। वे शायद यह न जानते हों कि जादूगर कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बैरन हैसे के बिना भी पीले चेहरे को देखकर कोई भी बच्चा जानता है कि आगे क्या करना है। रिचर्ड बच्चों के समूह के बीच में कतार के बिल्कुल मोड़ पर ऐसे दृश्य से था जिससे वह हॉल की गहराई में काले वस्त्र पहने जादूगर को देख सकता था। रिचर्ड ने जादूगर को अपने काले वस्त्र के नीचे से एक क्रिस्टल बॉल निकालते और बच्चे से उस पर हाथ रखने को कहा। क्रिस्टल बॉल फिर हल्की सी चमक उठी और जादूगर ने परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। आध्यात्मिक शक्ति 9 अंक, अयोग्य। अगला। आध्यात्मिक शक्ति 8 अंक, अयोग्य। आध्यात्मिक शक्ति 7 अंक, अयोग्य। मानसिक शक्ति के 10 अंक, सीमा लांघते हुए मेरे पीछे खड़े हो जाओ। आध्यात्मिक शक्ति 9 अंक, अयोग्य। अल्पविराम। परीक्षा जल्दी खत्म हो गई और जल्द ही रिचर्ड की बारी आ गई। अयोग्य। अगला। रिचर्ड के सामने वाला बच्चा एक तरफ हट गया और रिचर्ड घबराया हुआ जादूगर के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, रिचर्ड ने आखिरकार टोपी की छाया में छिपे चेहरे को देखा। अप्रत्याशित रूप से जादूगर का रूप डरावना नहीं था। उसके बाल सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रीदार था और उसकी आंखों के सामने एक मोनोकल था। कुल मिलाकर चेहरा दयालु भी लग रहा था, लेकिन किसी वजह से रिचर्ड का शरीर अनजाने में ही उसके सामने खड़ा होने पर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे शिकार किसी शिकारी से मिल रहा हो। अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखो। हाँ, जादूगर मास्टर। रिचर्ड ने घबराहट में क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा और चुपचाप अपनी किस्मत का इंतजार करने लगा। टूटे हुए घर में जमकर मरना है या जादूगर का पीछा करना है, यह इस एक कदम पर निर्भर करता है। क्रिस्टल बॉल धीरे धीरे चमक उठी और क्रिस्टल बॉल से रिचर्ड की बांह के साथ उसके शरीर में बिजली जैसा कुछ प्रवाहित हुआ। ये शक्ति रिचर्ड के शरीर में प्रवाहित हुई और अंततः उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। उसी समय रिचर्ड की आत्मा की गहराई में भट्टी में शक्ति जागृत हुई। भट्टी से एक संदेश आया, चमत्कारी क्रूसिबल अब खुला है। उसी समय काले वस्त्रधारी जादूगर ने रिचर्ड के परीक्षा परिणाम भी घोषित किए। 15 अंक, मानसिक शक्ति उत्तीर्ण। चमत्कारी क्रूसिबल, एक ऐसी चीज जिसका नाम शक्तिशाली लगता है। जादूगर के पीछे खड़े होकर रिचर्ड ने सावधानीपूर्वक अपने दिमाग का इस्तेमाल उस भट्टी से संपर्क करने के लिए किया जो पहले निष्क्रिय थी। अब उसे जल्द से जल्द ये पता लगाना था कि इस चीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। सौभाग्य से ये प्रक्रिया जटिल नहीं है।
जैसे ही रिचर्ड की आत्मा ने भट्टी को छुआ, चमत्कारी भट्टी के कार्य स्वतः ही उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो गए। संक्षेप में, चमत्कारी भट्टी कच्चे माल से उन सभी भागों को निकाल सकती है जिनका उपयोग मेज़बान कर सकता है। ये भाग कच्चे माल में मौजूद कोई विशिष्ट पदार्थ हो सकता है, या एक कच्चे माल में निहित कोई जानकारी हो सकती है। जब चमत्कारी भट्टी शोधन कर रही होती है, तो मेज़बान को लगातार ईंधन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अलग अलग चीज़ों को निकालते समय ईंधन की खपत भी अलग अलग होती है। जानकारी निकालने के लिए आपको मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और पदार्थ निकालने के लिए आपको ऊर्जा की। परीक्षण बहुत तेजी से किया गया। 1 घंटे से भी कम समय में 100 से ज्यादा बच्चों का परीक्षण किया गया, और उनमें से केवल 7 ही मानसिक परीक्षण में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इन बच्चों को वापस जाने दो। आखिरी बच्चे का परीक्षण करने के बाद काले वस्त्रधारी जादूगर ने अधिकारी को आदेश दिया। जी हाँ, महापुरुष जादूगर, अधिकारी ने झुककर प्रणाम किया। बाकी बच्चों को एक एक करके जाते देख बाकी 7 बच्चे असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। उनके 7 बच्चों में एक किसान का बेटा, एक बेकर की बेटी, एक लोहार का दत्तक पुत्र और एक व्यापारी का सबसे छोटा बेटा था। वे पूरे क्षेत्र के लगभग सभी वर्गों के थे, लेकिन अब वे एक साथ खड़े होकर काले वस्त्रधारी जादूगर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ठीक है बच्चों, योग्य उम्मीदवारों के रूप में तुम दूसरों से कहीं बेहतर हो। तुम ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी में जादूगर प्रशिक्षुओं के 432वें बैच के सदस्य बनोगे और विजार्डिंग अकादमी में सत्य के मार्ग का अन्वेषण करोगे। जादूगर बहुत खुश लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से बहुत संतुष्ट था कि हेसे क्षेत्र में 7 योग्य बच्चे थे। उसने बैरन हेसे को इशारा करके बुलाया। डेलिस, इन बच्चों को नहलाकर उनके कपड़े बदल दो, और इस बच्चे को भी। जादूगर ने रिचर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके जख्मों का ध्यान रखना। अगर बाकी सफ़र में ये अपनी चोटों की वजह से मुसीबत में पड़ गया तो। हे जादूगर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सभी को उनके छिपे अर्थ का अंदाजा था। मैं समझ गया महाराज, बैरन ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये कहने के बाद बैरन डेलिस ने महल के नौकरों से बाकी बच्चों को महल के निचले तल पर ले जाने का इंतजाम किया। महल की निचली मंजिल पर एक बड़ा स्नानघर है, और ज़मीन के नीचे से आने वाले गर्म पानी के झरने को बैरन हेसे ने बड़ी चतुराई से स्नानघर में बदल दिया था। स्नानघर में रिचर्ड के जख्म सुनने से दर्दनाक हो गए। गर्म पानी से नहाने जैसी विलासिता आम लोगों के लिए एक अपराध है। पानी उबालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी से कई तरह के खाने बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक गर्म झरनों का तो कहना ही क्या, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कुलीन वर्ग ही कर सकता है। रिचर्ड कुछ देर पानी में रहा और अपने शरीर पर लगी मिट्टी और धूल झाड़ने के बाद वह तुरंत किनारे पर चला गया। उसके पास दूसरों की तुलना में समय की थोड़ी ज्यादा कमी थी, क्योंकि उसे अपने जख्मों की भी देखभाल करनी थी। बाथरूम से निकलने के बाद रिचर्ड ने नौकरानी द्वारा तैयार किए गए नए कपड़े पहने। नए कपड़े सूती थे और थोड़े ढीले थे, लेकिन गर्म थे। नए कपड़े पहनने के बाद रिचर्ड आईने के सामने खड़ा हो गया और ध्यान से अपनी शक्ल देखने लगा। लंबे काले बाल, गहरी आंखों के गड्ढे, ऊंची नाक और हल्के रंग के पतले होंठों के साथ वह एक आम आदमी से ज्यादा एक संकटग्रस्त रईस लग रहा था। साहब, आपके अंदर जरूर कुलीन खून है, उसके पास खड़ी नौकरानी ने उसकी तारीफ की। सच में, रिचर्ड ने अपनी भौहें उठाईं और फिर नौकरानी के साथ महल की दूसरी मंजिल पर आ गया। महल की दूसरी मंजिल का गलियारा चित्रों से भरा पड़ा है, जो लगातार पीढ़ियों के हेसे बैरनों के चित्र प्रतीत होते हैं। अंत में रिचर्ड ने पहले बैरन हेसे का चित्र देखा। चित्र में वह व्यक्ति कवच पहने हुए था और हाथ में 2 हाथ वाली तलवार लिए हुए था। चित्र के बगल में दीवार पर एक टूटी हुई तलवार टंगी हुई थी। जैसे ही रिचर्ड ने टूटी हुई तलवार देखी, उसके शरीर में चमत्कारी भट्टी धड़कने लगी। क्या ये प्रथम बैरन हेसे की तलवार है? रिचर्ड भावुक हो गया। ये टूटी हुई तलवार भट्टी द्वारा पहचानी गई सामग्री है। जी हाँ महोदय, नौकरानी ने उत्तर दिया। रिचर्ड आगे बढ़ा और धीरे से टूटी हुई तलवार को अपने हाथ से छुआ। सामग्री: काउंट हेसे की टूटी हुई तलवार। परिष्कृत किए जा सकने वाले कौशल: पवन कौवा तलवारबाजी। परिष्कृत करने की खपत: 5 मानसिक शक्ति। परिष्कृत करना है या नहीं? पवन कौवा तलवारबाजी। रिचर्ड चौंक गया। ये प्रसिद्ध तलवारबाजी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल काउंट हेसे युद्ध के मैदान में भारी नुकसान पहुंचाने के लिए करते थे। ये तलवारबाजी तकनीक इतनी प्रसिद्ध थी कि एक साधारण किसान रिचर्ड ने भी इसके बारे में कवियों से सुना था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह तलवारबाजी 300 साल पहले लुप्त हो गई थी। यही हेसे वंश के पतन का कारण भी है। इतने मूल्यवान खजाने के सामने रिचर्ड ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निकालने का फैसला किया। इस अवसर को मत गंवाओ। जैसे ही रिचर्ड ने उसे निकालने का फैसला किया, उसे तुरंत नींद आ गई। उसका सिर चकराने लगा, मानो वह पूरी सुबह कैलकुलस की क्लास सुनता रहा हो। लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड सो पाता, उसके सामने का दृश्य देखकर वह तुरंत डरकर जाग गया।
टूटी हुई तलवार गायब हो गई। पास खड़ी नौकरानी स्तब्ध रह गई। इतनी बड़ी तलवार कहाँ है? लेकिन पलक झपकते ही नौकरानी ने टूटी हुई तलवार को वापस आते देखा। क्या तुम चकित हो? नौकरानी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि टूटी हुई तलवार अभी भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बगल में खड़ा युवा जादूगर उसे असमंजस में देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महोदय। चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, नौकरानी ने जल्दी से कहा। ये देखकर कि वह बच गया है, रिचर्ड ने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि चमत्कारी भट्टी भौतिक रूप के साथ साथ जानकारी को भी निगल जाएगी। जैसे ही उसने टूटी हुई तलवार को गायब होते देखा, रिचर्ड का दिल धड़क उठा। शुक्र है कि चमत्कारी भट्टी ने तुरंत ही शोधन पूरा कर लिया और टूटी हुई तलवार अपनी मूल स्थिति में लौटने से पहले केवल एक पल के लिए गायब हो गई। भट्टी में वापस। चमत्कारी भट्टी के ऊपर सफ़ेद रोशनी का एक गोला ऊपर नीचे हो रहा था। रिचर्ड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सफ़ेद रोशनी के गोले से संपर्क किया और पल भर में क्षणभंगुर यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। वह खतरनाक युद्ध क्षेत्रों से गुजरा, अपनी तलवार चलाते हुए और एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराते हुए। श्रीमान, श्रीमान, डॉक्टर आ गए हैं। नौकरानी की आवाज़ ने रिचर्ड को उसकी समाधि से जगा दिया। उसका दिमाग अभी भी बहुत कमज़ोर था और वह अतीत में शक्तिशाली पुरुषों द्वारा छोड़ी गई युद्ध की यादों को स्वीकार करके ही समाधि में चला जाता। ओह ठीक है। रिचर्ड को होश आया और वह जल्दी से डॉक्टर के कमरे में गया। आधे घंटे बाद रिचर्ड कमज़ोर हालत में दीवार को पकड़े हुए कमरे से बाहर चला गया। ट्रॉमा सर्जरी करते समय डॉक्टर के पास कोई एनेस्थीसिया नहीं था और वह दर्द से राहत पाने के लिए केवल तेज शराब का इस्तेमाल कर सकता था। सौभाग्य से डॉक्टर ने काफ़ी तेज़ी दिखाई और आधे घंटे से भी कम समय में उसने घाव से सड़ा हुआ मांस निकाला, घाव पर टाँके लगाए और मरहम लगाया। इसी समय बैरन डेलिस भी दूसरी मंजिल पर आ गया। छोटे जादूगर निकलने ही वाला है। जब वह महल के बाहर आया तो रिचर्ड ने एकदम नया सूती कोट पहना हुआ था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा कुपोषित लग रहा था, लेकिन उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग था। वाह, अच्छा लग रहा है। काले वस्त्र पहने जादूगर ने रिचर्ड की ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और एक अज्ञात शक्ति ने 7 लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और फिर बुलबुले की तरह जादूगर के बगल में लटक गई। यही उड़ने की कला है। तुम इसे बाद में अकादमी में भी सीख सकोगे, काले वस्त्रधारी जादूगर ने समझाया। फिर आकाश में एक आग का गोला फेंका। धमाका, आग का गोला फट गया। प्रकाश की एक किरण शीशे के बादल को भेदती हुई फटते हुए आग के गोले से गुजरी और सीधे धरती की ओर बढ़ी। यह क्या है? रिचर्ड ने आकाश की ओर देखा। घने बादलों के पीछे एक विशाल धूसर रेखा धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। हे भगवान, यह क्या चीज़ है? रिचर्ड की आवाज़ कांप उठी जब उसने अविश्वास से आकाश की ओर देखा। मैंने सैकड़ों मीटर लंबा एक तैरता हुआ हवाई जहाज़ देखा जो किसी नीली वेल की तरह बादलों से अपना सिर बाहर निकाल रहा था और बादलों को भेदती हुई प्रकाश की किरण उस विशालकाय जीव की आंख थी। एक मधोशी में रिचर्ड को अचानक एक किंवदंती याद आ गई जो उसने अलौकिक के बारे में पूछताछ करते समय सुनी थी। किंवदंती है कि हर 10 साल में एक विशाल बादल जानवर उत्तरी बर्बर पर्वतों से विचरण करता था। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमकीली थीं। अब उस किंवदंती ने अपना आवरण उतार दिया है। काले वस्त्रधारी जादूगर ने अपनी बाहें फैला दी और सभी को प्रकाश की किरण की ओर आकाश में उड़ने के लिए प्रेरित किया, मानो कोई संत स्वर्ग की ओर उड़ रहा हो। रिचर्ड ने काले वस्त्रधारी जादूगर का मुंह खुलते और बंद होते देखा और खुशी से भरी एक भव्य आवाज़ सभी योग्य लोगों के कानों तक पहुंची। युवा छात्रों, ज़ेपेलिन मैजिक एयरशिप में आपका स्वागत है। जूनियर छात्र। रिचर्ड ने काले वस्त्र पहने जादूगर को देखा, उसका दिल सदमे से भर गया। क्या इस तरह का जादूगर भी उनकी तरह प्रशिक्षु होता है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, हवाई जहाज के नीचे एक छेद दिखाई दिया। काले वस्त्र पहने जादूगर उन्हें अंदर ले गया और जैसे ही वे उतरे, रिचर्ड ने एक गहरी महिला की आवाज़ सुनी। 7 प्रशिक्षु, तुम भाग्यशाली हो टेलर। रिचर्ड ने गौर से देखा और एक भयंकर महिला को देखा जो 2 मीटर लंबी और भालू जितनी मजबूत थी, केबिन में खड़ी थी। वह अपने हाथ में लगभग 2 मीटर लंबी दरवाजे के पैनल वाली तलवार पकड़े हुए थी। तलवार पर घने चिन्ह उकेरे गए थे जो बहुत ही शानदार लग रहे थे। उसके बगल में रिचर्ड ने एक काले वस्त्र पहने कंकाल को देखा जिसकी आंखों के गड्ढों से नीली लपटें निकल रही थीं। जब कंकाल ने उन सभी को अंदर आते देखा तो उसने अपना हाथ हिलाया और केबिन के नीचे का छेद अपने आप बंद हो गया। 7 प्रशिक्षुओं, इस बार जब तुम वापस आओगे तो तुम सबको मुझे खाना खिलाना होगा। तुम 100 जादुई पत्थरों से कम नहीं खरीद सकते। काले वस्त्रधारी जादूगर ने जमीन पर बैठे कुलीनों के प्रति अपना उग्र रवैया बदला और केबिन में बैठे जादूगरों से बहुत खुश होकर मजाक किया। भाड़ में जाओ, 50 जादुई पत्थर चाहो तो आ जाओ। कंकाल जादूगर एक क्रिस्टल बॉल लेकर प्रशिक्षुओं के पास आया और उनके नाम और मानसिक शक्ति गिनने लगा।
आंकड़े पूरे होने के बाद कंकाल जादूगर ने अपने काले वस्त्र के नीचे से एक के बाद एक थैला निकाला मानो जादू कर रहा हो। हर थैले में एक पंखदार कलम, स्याही की एक शीशी, सफ़ेद कागज़ का एक रोल, एक नंबर प्लेट और 3 किताबें थीं। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई संवाद नहीं था और कंकाल जादूगर ने बातचीत कर रहे बाकी 2 जादूगरों से बिल्कुल अलग व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक जीवित व्यक्ति की भावनाओं को त्याग दिया हो और तन और मन दोनों में शांति और तर्कसंगतता को अपना लिया हो। ये तुम्हारी प्रवेश पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनमें जादूगरी अकादमी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम और प्रवेश नियम दर्ज हैं। वह प्लेट तुम्हारा कमरा नंबर है। हवाई जहाज़ की उड़ान के दौरान कमरे से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर कि कंकाल जादूगर ने एक शब्द भी नहीं कहा, जादूगर टेलर जो उन्हें ऊपर ले जा रहा था, उन्हें समझाना पड़ा। अब जल्दी करो और अपने कमरे ढूंढो। हवाई जहाज़ की उड़ान के दौरान तुम थोड़ा मज़ा कर सकते हो, लेकिन किसी को भी मरने मत देना। हवाई जहाज़ के केबिन की तस्वीर में सिर्फ एक गलियारा है, जिसके दोनों ओर करीने से सजाए गए कमरे हैं और हर कमरा 4 लोगों का है। रिचर्ड ने गिनती की और पाया कि अगर हवाई जहाज़ में 50 कमरे हों और वह पूरी तरह से भरा हुआ हो तो उसमें कम से कम 200 यात्री आ सकते हैं। 50 कमरे, 200 लोग। ये काल्पनिक दुनिया वाकई अद्भुत है। एक हवाई जहाज भी इतना अद्भुत हो सकता है। गलियारे के अंत तक चलते हुए रिचर्ड ने कमरा नंबर 225 खोला, जो अस्थायी रूप से उसका था। अरे दोस्त, मैं चांजिनलिंग से एली हूँ। दरवाजे में दाखिल होते ही रिचर्ड ने एक लड़की को अभिवादन करते देखा। उस लड़की के लंबे हल्के सुनहरे बाल और हल्की नीली आंखें थीं, और हालांकि उसके चेहरे पर कुछ झाइयाँ थीं, लेकिन वे उसकी जवानी में 4 चांद लगा रही थीं। क्या ये कमरा गलत तरीके से बंटा है? रिचर्ड थोड़ा उलझन में था और कंकाल जादूगर से पूछने के लिए मुड़ा। मेरे दोस्त, मत पूछो। किसी ने पहले ही पूछ लिया है और जादूगर आइजेन ने कहा है कि कोई गलती नहीं हुई। रिचर्ड रुका और बोला, जादूगर आइजेन? वह जादूगर जो कंकाल जैसा दिखता है? एली ने सिर हिलाया। वही है। उसने कहा था कि कमरों के नंबर बिल्कुल बेतरतीब होते हैं, इसलिए उसे बदलने के लिए मत कहना। इन दिनों बहुत से लोग उससे कमरे बदलने के लिए कह रहे हैं और वह इतना नाराज़ है कि उसने उन प्रशिक्षुओं को लगभग धक्का दे दिया जिन्होंने बदलने के लिए कहा था। ये सुनकर रिचर्ड ने सिरदर्द से अपनी भौहें भींच लीं। ये थोड़ा परेशान करने वाला है। किसी महिला के साथ रहने में हमेशा कई असुविधाएं होती हैं। लेकिन चूंकि जादूगर ने कहा था कि कमरे नहीं बदले जा सकते, इसलिए उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, रिचर्ड ने आह भरी। हेलो एली, मैं रिचर्ड हूँ, से। ... दरअसल एली ने झूठ बोला था। हवाई जहाज पर कमरे तो बदले जा सकते हैं, लेकिन कमरे बदलने का तरीका थोड़ा मुश्किल है। जब तक आप किसी को बिना किसी जान माल के नुकसान पहुंचाए कमरा बदलने के लिए राजी कर लेते हैं, तब तक प्रवेश जादूगर आपके व्यवहार में दखल नहीं देगा। एली के हवाई जहाज में आने के कुछ दिनों में एक के बाद एक कई हिंसक झड़पें हुई हैं, और इन हिंसक झड़पों के साथ अक्सर एक चीज़ होती है, वह है बलात्कार। जादूगरों ने इन अपराधों को नहीं रोका, क्योंकि वे इन्हें मामूली घटनाएं समझते थे। एक जादूगर जो बंदर जैसा दिखता था तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखता था। इससे हवाई जहाज में बैठे कुछ लोगों के बुरे विचार और भी भड़क गए। शुक्र है कि हवाई जहाज ज़्यादातर समय तेज़ गति से उड़ता रहता है और इस दौरान कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। इससे एली कोने वाले कमरे में जानवरों से छिप सकती थी, लेकिन रिचर्ड का आना उसके लिए खतरा बन गया। अगर उन जानवरों को पता चल जाता कि हवाई जहाज़ के कोने में एक स्वादिष्ट शिकार छिपा है, तो अगली बार जब हवाई जहाज़ धीमा होगा तो एली के लिए मुसीबत का दिन होगा। इसलिए उसे रिचर्ड को कमरा बदलने से रोकना पड़ा। और रिचर्ड दिखने में अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत कमज़ोर है। सालों के कुपोषण के कारण रिचर्ड बेहद कमज़ोर लग रहा था और उसका दुबला पतला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े पहने होने पर भी हवा के झोंके से उड़ जाएगा। एली को पूरा भरोसा है कि वह रिचर्ड के आक्रमण का विरोध कर सकती है। अल्पविराम। वर्तमान में वापस आते हुए रिचर्ड कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा बड़ा नहीं है, सिर्फ लगभग 11 या 12 वर्ग मीटर का, और एक छोटा सा कक्ष है जो शौचालय होना चाहिए। लेआउट भी बहुत सादा है, जिसमें 2 बंक बेड, लगभग 2 मीटर लंबी एक मेज़, 2 कुर्सियां और छत पर एक जादुई लैंप, ये सब पूरे कमरे की सजावट हैं। छोटे से कमरे में सिर्फ वो और एली थे। प्यार में पड़ने की उम्र में ही युवा लड़के और लड़कियां एक छोटे से कमरे में बंद हैं। लड़के के चेहरे के भाव नाजुक थे और लड़की दुबली पतली और प्यारी थी। उनकी नज़रें मिली और फिर उन्होंने तुरंत नज़रें फेर लीं। लगता है ये दृश्य थोड़ा अस्पष्ट होना चाहिए। बकवास। हालांकि रिचर्ड एक किशोर जैसा दिखता है, लेकिन वह दिल से एक वयस्क है। उसकी एक सौम्य और बुद्धिमान बड़ी बहन है। मैं ऊपर वाली चारपाई पर सोता हूँ। अगर तुम कपड़े बदलो तो मुझे बता देना, मैं टाल दूंगा। रिचर्ड ने उदासीनता से यह कहा, पलटा, अपने जूते उतारे और ऊपर वाली चारपाई पर चढ़ गया। उसके पास अब किसी लड़की से फ्लर्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी काम है।
ऊपरी चारपाई पर बैठे बैठे रिचर्ड ने बैग में रखी तीनों किताबें एक एक करके खोलीं। रिचर्ड इन तीनों किताबों में से एक भी नहीं समझ पा रहा था। एक किसान के लिए अपना नाम लिख पाना ज्ञानवर्धक माना जाता था। हालांकि रिचर्ड ने फिर भी सोचा कि मोटी किताबों में से एक शायद कोई शब्दकोश होगी। कच्चा माल, विजार्ड डिक्शनरी, सूचना जो निकाली जा सकती है, विजार्ड टेक्स्ट, शोधन की खपत, 10 मानसिक शक्ति, शोधन करना है या नहीं। रिचर्ड ने शब्दकोश अपनी जेब में रख लिया और फैसला किया, शोधन करना। एक पल में रिचर्ड को लगा मानो उसके सिर पर किसी हथौड़े से वार किया गया हो और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई हो। अज्ञात समय के बाद रिचर्ड नींद से जागा। इस समय कमरा बिल्कुल अंधेरा था, मानो रात हो चुकी हो। अगली बार रिफाइन करते समय इतनी लापरवाही मत करना। रिचर्ड ने अपना सिर रगड़ा। सौभाग्य से इस बार वे एक हवाई जहाज पर थे और आसपास का वातावरण बहुत सुरक्षित था। अगर वे कहीं और होते तो रिचर्ड खुद को खतरे में डाल लेता। आत्मा के स्थान में प्रवेश करते ही ऊपर नीचे उछलती हुई सफ़ेद रोशनी का एक गोला बहुत देर से चमत्कारी भट्टी के ऊपर इंतजार कर रहा था। सफ़ेद रोशनी का सम्मिलन इस बार रिचर्ड को पवन कौवा तलवार तकनीक का विलय करते समय भ्रम नहीं हुआ, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे बहुत सी बातें याद आ गई हों। रिचर्ड ने इसे आजमाया और पाया कि उसने वास्तव में जादूगरी की भाषा सीख ली है, लेकिन ये किसी शब्दकोश को याद करने जैसा था। अगर रिचर्ड को जादूगरी की किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता तो उसे स्वर उच्चारण में वही समस्या होती जो एक नौसिखिया। ऐसा लगता है कि कौशल और सूचना में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी को आत्मसात करना ज्ञान को सीधे मस्तिष्क में स्थापित करने जैसा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है उनके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कौशल को बिना किसी समस्या के व्यवहार में लाया जा सकता है, लेकिन उन्हें शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करना मुश्किल है। गुर्राहट, भूख के एक जोरदार एहसास ने रिचर्ड को उसके विचारों से जगा दिया। उसने लगभग 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। एली, एली, रिचर्ड ने धीरे से पुकारा। तुम जाग रही हो। अंधेरे में एली की आवाज़ निचली चारपाई से आई और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी जाग रही हो। एली, क्या समय हुआ है? सुबह के 4:32। समय सुनकर रिचर्ड ने मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाया कि वह कितनी देर सो रहा था। वह लगभग 14 घंटे सोया। क्या इस बीच किसी ने खाना पहुंचाया है? तुम्हारा खाना मेज़ पर है, चाहो तो नीचे आकर खा लो। रिचर्ड समझ गया कि एली के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह और एली अभी अभी मिले थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह 4 बजे इतने जागे हुए नहीं होते। क्या तुम पूरी रात जागती रहीं? रिचर्ड ने धीरे से पूछा। घर की याद आ रही है। थोड़ा सा। लगता है वो लड़की बहुत कम ही दूर तक गई है। गुड़गुड़ाहट। रिचर्ड उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसके पेट की तेज गड़गड़ाहट ने उसे पहले खाने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। वह बिस्तर से उठा और कमरे में मेज़ पर अपना खाना देखा। काली ब्रेड के 2 हथेली के आकार के टुकड़े, थोड़ा जला हुआ बीफ का एक टुकड़ा और चुकंदर के दलिया का एक कटोरा। हालांकि ये खाने उतने अच्छे नहीं थे जितने रिचर्ड को याद थे, लेकिन ये हैसे में खाए गए चूरा और काली ब्रेड से कहीं बेहतर थे। आखिरकार मुझे अच्छा लग रहा है। खाना खत्म करने के बाद रिचर्ड अपनी कुर्सी पर बैठ गया और राहत की सांस ली। हालांकि इस खाने से उसका पेट नहीं भरा, लेकिन कम से कम उसे कुछ खाने को तो मिल गया। रिचर्ड, क्या तुम एक शूरवीर हो? एली बिस्तर पर लेटी हुई रिचर्ड की तरफ देख रही थी। रिचर्ड को लग रहा था कि उसकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। एली रो रही थी। मैं नहीं हूँ। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? तो फिर हम बर्बाद हो गए। रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? रिचर्ड, एली की आवाज़ सिसकियों से भर गई। क्या तुम्हें पता है कि एडमिशन हैंडबुक में हमारी प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? क्या है? ये हत्या है। हत्या, प्रवेश परीक्षा। इन 2 असंबंधित शब्दों को मिलाकर रिचर्ड को लगा कि दुनिया वाकई अद्भुत है। एक प्रवेश परीक्षा जिसमें लोगों को मारना पड़ता है। यही वो पन्ना है जिसे तुम देख रहे थे। रिचर्ड को शक हुआ कि यह कोई मजाक है। किस तरह के कॉलेज को छात्रों के रूप में हत्यारों के एक समूह की ज़रूरत होगी? एली ने रिचर्ड को प्रवेश नियम सौंपते हुए सिसकियां लीं। इसी समय कमरे में जादुई रोशनी जल उठी। रिचर्ड, जो पहले से ही जादूगर की भाषा सीख चुका था, ने रोशनी का फायदा उठाकर एली द्वारा मोड़ी गई किताब का पन्ना खोला। पन्ने पर लिखा था, अकादमी में प्रवेश से पहले भावी जादूगर प्रशिक्षुओं को जीवन और मृत्यु की दौड़ नामक एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। परीक्षा की शुरुआत में भावी जादूगर प्रशिक्षुओं को एक क्रिस्टल बॉल और 7 बोतल पोषण औषधियां मिलेंगी जो एक दिन के भोजन की भरपाई कर सकती हैं। उन्हें 14 दिनों के भीतर अकादमी के निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा और कम से कम 2 क्रिस्टल बॉल लानी होंगी। जिनके पास पर्याप्त क्रिस्टल बॉल नहीं होंगे या जो 14 दिनों के भीतर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनका प्रवेश रद्द हो जाएगा। नोट: कॉलेज प्रत्यावर्तन सेवाएं प्रदान नहीं करता है। अगर प्रशिक्षुओं का प्रवेश रद्द हो जाता है तो उन्हें अपने मूल देश लौटना होगा।
प्रवेश नियमों की जांच करने के बाद रिचर्ड ने उन्हें एली की ओर फेंक दिया, फिर मुड़कर बिस्तर पर चढ़ गया, अपने प्रवेश नियम निकाले और उसी पृष्ठ पर वापस आ गया। विषय वस्तु बिल्कुल ऊपर दी गई जैसी ही है। यह कोई मजाक नहीं है। ये थोड़ा असहज है। रिचर्ड ने कोड बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकादमी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने जैसे प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए इतनी मेहनत की और उन्हें अकादमी में लाया, लेकिन फिर उनमें से आधे को बाहर करने के लिए प्रवेश परीक्षा का इस्तेमाल किया। लेकिन वह एक बात जानता था, अब यह सवाल बेमानी था, वह पहले से ही हवाई जहाज पर था। इसलिए अब उसे जल्द से जल्द प्रवेश परीक्षा पास करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इन जादूगर प्रशिक्षुओं में निम्न वर्ग के किसान और उच्च वर्ग के कुलीन लोग भी थे। ज्यादातर आम लोग रिचर्ड जैसे कुपोषित और दुबले पतले थे, जबकि कुलीनों के शरीर मजबूत थे और उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखी थी। हर कुलीन व्यक्ति एक शूरवीर होता है। ये वाक्य प्लांटाजेनेट साम्राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित है और इसे कुलीन शासन की नींव माना जाता है। प्लांटाजेनेट साम्राज्य में शूरवीरता केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शक्ति का प्रतीक थी। प्रत्येक शूरवीर एक बलवान व्यक्ति होता है जो प्लेट कवच पहने और दोनों हाथों में 2 हाथ वाली तलवार लिए तेज गति से चल सकता है। इसके अलावा प्लांटाजेनेट साम्राज्य में कुलीन उपाधि एक शूरवीर को विरासत में मिलनी चाहिए। इसलिए इन कुलीन वंशजों का चरित्र भले ही संदिग्ध और दिमाग कमजोर हो, लेकिन उनके शरीर को बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए भले ही वे आलसी हों, वे आम लोगों से कहीं बेहतर हैं। ऐसे लोगों के समूह से मुकाबला करते हुए रिचर्ड और अन्य नागरिकों के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। असंभव। चूंकि अकादमी आम छात्रों को स्वीकार करती है, इसलिए उन्हें विरोध करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रिचर्ड के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत कॉलेज द्वारा वितरित 3 किताबें निकाल लीं। एक जादूगर अकादमी अपनी ऊर्जा ऐसी परीक्षा तैयार करने में बर्बाद नहीं करेगी जिसे आम लोग पास न कर सकें। उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा छोड़ा होगा जो छात्रों के बीच की दूरी को पाटने के लिए पर्याप्त हो। रिचर्ड ने बिस्तर पर 3 किताबें फैला दीं। एक जादूगरों की डिक्शनरी थी, एक प्रवेश नियमों की, और आखिरी वाली का नाम ज्यादा सीधा था। उसका नाम था जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने। सामग्री: जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने। प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी: बुनियादी ध्यान विधि, जादुई प्रतिभा निर्माण, 4 बुनियादी तरकीबें। परिष्करण उपभोग: 7 मानसिक शक्तियाँ। परिष्करण करना है या नहीं। परिष्करण: अल्पविराम, हवाई जहाज के एक छोर पर जादूगरों के लिए एक विश्राम कक्ष है। एरिली, तुम्हें क्या लगता है इस बार इनमें से कितने प्रशिक्षु बचेंगे। टेलर ने खिड़की के बाहर बादलों के सागर को देखा। हवाई जहाज लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस ऊंचाई पर खिड़की से बाहर देखने पर बादलों का सागर जमीन जैसा लग रहा था। लगभग 4000। इस बार जादुई पत्थरों के बदले क्रिस्टल बॉल का आदान प्रदान रद्द कर दिया गया है, इसलिए किसी को भी जानबूझकर उनका शिकार नहीं करना चाहिए। टेलर के बगल में दरवाजे के पैनल वाली तलवार पकड़े हुए हृष्ट-पुष्ट महिला बल्कहेड पर झुक गई और सहजता से जवाब दिया। मैंने सुना है कि डीन को प्लेनर युद्ध में भारी नुकसान हुआ है और उन्हें जादूगरों की संख्या जितनी हो सके उतनी बढ़ाने की जरूरत है। ये छात्र धन्य हैं। टेलर के स्वर में आह भरी थी। एक जमाने में वह एक निर्दयी आदमी भी था जो प्रशिक्षुओं में सबसे अलग दिखता था। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसकी पदोन्नति नहीं हो पाए और वह जीवन में कभी जादूगर नहीं बन पाया। अब मैं सिर्फ कॉलेज में काम करके गुजारा कर सकता हूँ। इन भावी प्रशिक्षुओं को देखकर 100 साल से ज्यादा उम्र का टेलर हमेशा अपने बचपन के बारे में सोचता है। वैसे मैंने उस आदमी मालुओ को क्यों नहीं देखा, टेलर ने पूछा। इस कक्षा में कुछ होशियार लड़के हैं। हमने कुछ जादुई पत्थर इकट्ठा किए और उनसे कहा कि वे आकर हमें ध्यान सिखाएं। ओह, टेलर थोड़ा हैरान हुआ। क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। एरिली ने कंधे उचकाए। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो अकादमी के बड़े लोगों को कैसे पता चलेगा। इसके अलावा उन छोटे बच्चों ने जादुई पत्थर खर्च किए जो समतुल्य विनिमय के सिद्धांत के अनुरूप है। अगर अकादमी को इसके बारे में पता भी होता तो वे उन छोटे बच्चों की चतुर बुद्धि की प्रशंसा ही करते। लेकिन टेलर ने अपना सिर हिला दिया। डीन द्वारा लिखी गई शिक्षण सामग्री काफी सरल है। अगर वे इस स्तर की शिक्षण सामग्री से नहीं सीख सकते तो अगर वे अभी गए तो वे बस मरने का इंतजार करेंगे। सत्य का मार्ग अंततः ऐसा है जिस पर व्यक्ति को स्वयं ही चलना होगा। वे कुछ समय के लिए शॉर्टकट अपनाकर सफल हो सकते हैं, लेकिन क्या वे जीवन भर शॉर्टकट अपनाकर सफल हो सकते हैं। अल्पविराम। कमरा 225। रिचर्ड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने को परिष्कृत करने के बाद रिचर्ड ने ध्यान के सैद्धांतिक ज्ञान में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। तथाकथित ध्यान विधि जादूगर की विधि है। इसका मुख्य कार्य जादूगरों को उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाने और उनकी मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। जादूगर का प्रशिक्षु बनने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है:
आत्माओं के सागर से जुड़ना, जादुई शक्ति का वापसी प्रवाह स्थापित करना और मंत्र चिन्हों को उकेरना। इनमें से सबसे कठिन है आत्माओं के सागर से जुड़ना। रिचर्ड ने पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार अपनी स्थिति को समायोजित करने का प्रयास किया। पुस्तक के अनुसार व्यक्ति की मानसिक शक्ति जितनी प्रबल होगी, आत्माओं के सागर से जुड़ना उतना ही आसान होगा। जब तक वह आत्मा के सागर से जुड़ पाता है, उसका ध्यान आधा सफल रहेगा। जैसे ही रिचर्ड का हृदय शांत हुआ, उसने अपनी आध्यात्मिक दुनिया में रून उकेरना शुरू कर दिया। मूल ध्यान पद्धति में 3 रून होते हैं। जब रिचर्ड ने रून उकेरना समाप्त किया, तो उसकी आत्मा अचानक उसके शरीर को छोड़कर एक अथाह रसातल में गिर गई। रसातल में सन्नाटा है और समय और स्थान का अस्तित्व प्रतीत होता है। रिचर्ड की आत्मा अज्ञात काल से इस रसातल में थी। ऊब, अकेलापन और भय रिचर्ड के हृदय में ज्वार की तरह उमड़ पड़े। लेकिन उसने ये सब सहन किया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है आत्माएं। अंततः अज्ञात समय तक डूबने के बाद रिचर्ड की आत्मा ने आत्माओं के सागर को छू लिया। एक पल में रिचर्ड ने अनंत तारों वाला आकाश देखा। आत्मा सागर भौतिक जगत को दर्शाता है। भौतिक जगत का प्रत्येक तल आत्मा सागर का एक तारा है। इस अद्भुत दृश्य ने इसे देखने वाले प्रत्येक जादूगर को प्रभावित किया है, इसलिए जादूगरों ने बाद में भौतिक जगत को सूक्ष्म जगत भी कहा। पुस्तक के अभिलेख रिचर्ड के मन में कौंध गए। इस क्षण उसके विचार पिछले करोड़ों वर्षों के अनगिनत जादूगरों के विचारों से मिलते जुलते प्रतीत हुए। ये सचमुच सुंदर है। रिचर्ड ने आह भरी और फिर आत्माओं के सागर में अपनी छाप छोड़ने लगा। इस छाप के साथ वह आत्माओं के सागर से और आसानी से जुड़ सकता है। मैं कैसी छाप छोड़ूं? रिचर्ड ने अनंत तारों वाले आकाश की ओर देखा और अचानक उसके दिल में अकेलेपन का एहसास उमड़ पड़ा। एक अजनबी दुनिया में अजनबी होने के नाते जब भी मैं तारों वाले आकाश को देखता हूं, मुझे अपने परिवार की और भी याद आती है। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक कलम का रूप धारण किया और फिर आत्माओं के सागर में एक 5 नुकीला तारा बनाया। ये सब करने के बाद रिचर्ड थोड़ा चकरा गया। बुनियादी ध्यान उसे आत्माओं के सागर में केवल कुछ समय तक ही रहने दे सकता है। अगर वह और अधिक समय तक रहना चाहता है तो उसे एक और उन्नत ध्यान विधि खोजनी होगी। कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मा भौतिक संसार में लौट आए। इस समय उसने जादूगर प्रशिक्षु बनने का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। एली, क्या समय हो गया है? 8 बज गए हैं। थोड़ी देर में नाश्ते का समय हो जाएगा। अब 8 बज चुके थे और रिचर्ड लगभग 5 बजे से ध्यान कर रहा था। दूसरे शब्दों में, हालांकि रिचर्ड को लग रहा था कि वह आत्मा के सागर में बस थोड़ी देर के लिए ही था, वह वास्तव में 3 घंटे से ध्यान कर रहा था। लगता है ध्यान मेरे समय बोध को विकृत कर देता है, रिचर्ड ने मन ही मन सोचा और उसका पेट फिर से गड़गड़ा उठा। रिचर्ड, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? एली की आवाज़ नीचे वाली चारपाई से आई और उसकी आवाज़ से उसकी भावनाएं स्थिर हो गई थीं। डर? रिचर्ड बिस्तर पर लेटा था, अपनी भूख मिटाने के लिए सिकुड़ा हुआ था और उसका मन पिछले महीने के अनुभवों से भरा हुआ था। उसने इस महीने का हर दिन डर में बिताया, दुबले पतले शरीर, सीमित भोजन और एक हिंसक शराबी के साथ। हर सुबह जब रिचर्ड उठता तो वह मन ही मन आशा करता कि यह एक सपना हो। मौजूदा स्थिति 1 महीने पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। मैंने इससे भी बदतर हालात से गुजरा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। चुने जाने से पहले एली एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और उसके लिए जिंदा रहने का दबाव आसमान में बादल की तरह था। दिखता तो है, पर लगभग अछूता। उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि रिचर्ड ने लड़ाई के बीच इतना शांत रहने के लिए क्या क्या सहा होगा। वह इतना दुबला पतला था कि हवा के एक झोंके से उड़कर गिर सकता था। तो तुम क्या करने वाली हो? हम उन रईसों को नहीं हरा सकते। एली ने उन शूरवीरों के बारे में सोचा जो उसने पहले देखे थे, वे बख्तरबंद राक्षस जो युद्ध के मैदान में 100 आदमियों के दल को चंद शूरवीरों की मदद से भेज सकते थे। एली सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसे ऐसा कोई मिल जाए तो वह कैसे सामना करेगी। एली, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा ताकतवर कौन है, जादूगर का प्रशिक्षु या शूरवीर? बिल्कुल, एली अवचेतन रूप से जादूगर के प्रशिक्षु को जवाब देना चाहती थी। एक प्रशिक्षु जादूगर के पास भी जादुई शक्तियां होती हैं जिनका कोई शूरवीर विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे अपने बैग में रखी किताब याद आ गई, जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने। वह डर से इतनी अभिभूत थी कि वह भूल गई कि अकादमी ने उनके पास प्रतिरोध का एक जरिया पहले ही छोड़ दिया था। रिचर्ड, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। एली ने रजाई उतार फेंकी और बिस्तर से कूदकर मेज की ओर दौड़ी। जादूगरी का शब्दकोश और जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने, प्रशिक्षु। हालांकि एली ने बचपन से ही उन रईसों की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी पढ़ने में वे उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते थे। रिचर्ड ने एली की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया। वह बस जल्दी से नाश्ता करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज़ सुनते ही रिचर्ड तुरंत बिस्तर से उठ गया। नाश्ते का समय हो गया है।
दरवाज़ा खोलने के बाद रिचर्ड ने एक कठपुतली जैसे प्राणी को एक खाने की गाड़ी को धकेलते हुए देखा, जिस पर दर्जनों नाश्ते बड़े करीने से रखे हुए थे। कमरा 225, 2 लोगों के लिए नाश्ता। कठपुतली के शरीर से एक अजीब सी इंसानी आवाज़ आए, आवाज़ तीखी और चुभने वाली थी। रिचर्ड कमरे में 2 खाने की ट्रे लाया और कल रात की खाने की ट्रे कठपुतली को दे दी। कठपुतली ने ट्रे ली और फिर खाने की गाड़ी को धकेलते हुए अगले कमरे में चली गई। ये जादू है। रिचर्ड ने कठपुतली की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। कमरे में एली लगातार अनुवाद कर रही थी, एक हाथ में शब्दकोश और दूसरे में किताब लिए हुए। एली, तुम्हारा नाश्ता। लो लो, एली ने बिना ऊपर देखे ही जवाब दिया। इस समय वह पहले से ही ज्ञान के सागर में गोता लगा रही थी और उसे खाने की कोई इच्छा नहीं थी। रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया और मन ही मन सोचा कि जवान होना अच्छा है, क्योंकि बिना खाए भी कोई ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। हालांकि उसका वर्तमान शरीर एली से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। रिचर्ड आंखें बंद करके बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। इस समय उसकी मानसिक शक्ति उसकी आंखों के बजाय दुनिया को देख रही थी। अब 7वां दिन है जब से वह आत्मा सागर से जुड़ा है। इन 7 दिनों के दौरान हवाई जहाज पर सब कुछ स्थिर था। रिचर्ड ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और कदम दर कदम अपनी जादुई वापसी का निर्माण किया। ये प्रक्रिया आत्माओं सागर से जुड़ने जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन लगभग मुश्किल भी नहीं थी। उन्हीं 7 दिनों के दौरान रिचर्ड के साथ बिस्तर साझा करने वाली एली, जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने का अनुवाद करने के लिए दिन रात काम कर रही थी। उसकी लगन ने रिचर्ड को हैरान कर दिया। निश्चित रूप से जीवन मरण के संकट का सामना करने पर हर कोई अपनी आंतरिक क्षमता को उजागर करेगा। आत्मा सागर से जुड़ने से जादूगर प्रशिक्षु की मानसिक शक्ति उसकी आत्मा से मुक्त हो जाती है, जिससे जादूगर प्रशिक्षु दुनियाओं के बीच तैरती जादुई शक्ति को महसूस करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। रिचर्ड की समझ में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरती जादुई शक्ति जुगनुओं की तरह थी, जो तेज और मंद रोशनी बिखेर रही थी। रिचर्ड की मानसिक शक्ति तंबुओं में बदल गई और जहां भी वे गुजरे सभी जादुई प्रकाश बिंदु उनमें समा गए। फिर उसने अपने तंबू वापस खींच लिए और सभी जादुई प्रकाश बिंदु रिचर्ड के शरीर में समा गए। यदि आत्माओं के सागर से जुड़ना जादूगर प्रशिक्षु बनने का आधार है, तो जादू के प्रतिप्रवाह का निर्माण जादूगर प्रशिक्षु की दीवार और छत है। जादूगरों को मंत्र पढ़ते समय जादुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जादुई शक्ति को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना न केवल समय लेने वाला और श्रमसाध्य है, बल्कि इसका प्रभाव भी बहुत कम है। जादुई शक्ति का प्रतिवाह जादूगर के शरीर में जादुई शक्ति को पहले से संग्रहित करके उसे मानसिक शक्ति से स्थिर करने के लिए होता है, ताकि जादूगर को आवश्यकता पड़ने पर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जादुई शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि जादुई प्रतिक्षेप में संचित जादुई शक्ति अनंत नहीं होती। एक जादूगर का जादुई प्रतिक्षेप उसकी मानसिक शक्ति की ऊपरी सीमा पर निर्भर करता है। यदि प्रयुक्त मंत्र के लिए जादुई प्रतिक्षेप की ऊपरी सीमा से अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है, तो जादूगर केवल मूल अवस्था में लौट सकता है या कोई अन्य रास्ता खोज सकता है। अंतिम जादुई प्रकाश बिंदु के प्रवेश के साथ रिचर्ड के शरीर में लंबे समय से संचित जादुई शक्ति अंततः मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में बदल गई। रिचर्ड के हृदय से शुरू होकर उसके आंतरिक अंगों से होते हुए हृदय में वापस लौटकर एक पूर्ण प्रतिक्षेप का निर्माण किया। ये हो गया। रिचर्ड ने अपनी आंखें खोलीं, उसका उत्साह स्पष्ट था। जादुई प्रतिक्षेप के निर्माण का अर्थ है कि अब वह पुस्तक में दर्ज 0 स्तरीय मंत्रों को शीघ्रता से जारी कर सकता है। तथाकथित 0 वलय मंत्र निम्न स्तरीय मंत्रों को संदर्भित करते हैं, जिनका उपयोग आत्मा में मंत्र चिन्ह स्थापित किए बिना सीधे किया जा सकता है। कुछ जादूगरों की दृष्टि में इस मंत्र को जादू भी नहीं, बल्कि जादू करने का एक कौशल मात्र माना जाता है। जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने के संपादक ने पुस्तक के अंत में उन प्रशिक्षुओं के लिए 4 0 वलय मंत्र सोच समझकर तैयार किए हैं जिन्होंने जादुई वापसी का निर्माण पूरा कर लिया है। ये हैं जादुई मिसाइल, बल क्षेत्र अवरोध, प्रकाश शरीर तकनीक और मौन तकनीक। ये 4 0 वलय मंत्र आक्रमण, बचाव, पलायन और छिपने को समाहित करते हैं और इन्हें बहुत व्यापक कहा जा सकता है। और रिचर्ड आखिरकार अब वह कमजोर नहीं रहा जो अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता। जैसे ही रिचर्ड खुशी में डूबा, एली, जो दिन रात किताबों का अनुवाद करने में लगी थी, ने अचानक शब्दकोश फेंक दिया। क्या फिर से अनुवाद करते करते थक गए? रिचर्ड ने सोचा। हाँ, रिचर्ड, नीचे आकर देख लो, मैंने अनुवाद पूरा कर लिया है। एली खड़ी हुई और खींची और उसके शरीर से एक कर्कश आवाज आई। 7 दिनों के अथक अनुवाद के बाद उसने आखिरकार जादूगर का प्रशिक्षु कैसे बने पूरी किताब का अनुवाद पूरा कर लिया। इस प्रक्रिया में उसने जादूगरी की भाषा भी लगभग पूरी तरह सीख ली। बधाई हो, बधाई हो, लगता है तुम आधी परीक्षा पास कर चुके हो। रिचर्ड बिस्तर से उठा और बधाई में झुक गया। वाह! एली रिचर्ड के पास गई और जोर से उसकी पीठ थपथपाई।
इतने दिन साथ बिताने के बाद एली और रिचर्ड एक दूसरे से और भी ज्यादा परिचित हो गए। रिचर्ड जानता था कि एली एक अमीर व्यापारी की बेटी है और बचपन से ही बिगड़ेल थी। एली यह भी जानती थी कि रिचर्ड एक किसान है और उसके पिता की मृत्यु शराबी होने के कारण हुई थी। भविष्य के प्रति दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। रिचर्ड की शांति और भविष्य के प्रति लालसा एली को मोहित कर लेती थी। जब भी एली हार मानना चाहती, रिचर्ड उसे कुछ शब्दों से मना लेता। अब उसका भी एहसान चुकाने का समय आ गया है। अगले 2 दिनों में मुझसे जादूगर की भाषा सीखो और तुम भी जादूगर की प्रशिक्षु बन सकती हो। रिचर्ड स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसका दिल खुश हो गया। चिंता मत करो, जादूगर की भाषा सीखना आसान है। इसके कई शब्द हमारी भाषा से बहुत मिलते जुलते हैं। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो इस दौरान तुम्हें ये किताब जादूगर की प्रशिक्षु कैसे बने समझ आ जाएगी। एली, रिचर्ड ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे बीच में ही टोक दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं जादूगर का प्रशिक्षु बन गया तो परीक्षा में तुम्हारा एक और प्रतिद्वंद्वी होगा? एक और प्रतिद्वंद्वी का मतलब एक और खतरा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दूंगा? रिचर्ड की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके शब्दों के अर्थ ने एली को थोड़ा डरा दिया। हर अतिरिक्त जादूगर प्रशिक्षु का मतलब एक अतिरिक्त प्रतिद्वंद्वी होता है। इस मृत्यु परीक्षा में कोई भी प्रतिद्वंद्वी एक जानलेवा खतरा है। क्या वह सचमुच रिचर्ड को सिखाएगी? वह एली की आवाज़ तेज हो गई और उसका लहजा और भी दृढ़ हो गया, मानो उसे रिचर्ड की बातों में कोई जोल मिल गया हो। रिचर्ड, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हें मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी सहलाई। आमतौर पर मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता, लेकिन एक मौका तो हमेशा होता है। लेकिन उस एक मौके के अलावा 9999 का एक और मौका है। एली ने अचानक रिचर्ड को अपने बाएं हाथ से जोर से मारा। तुम बहुत अजीब इंसान हो। मैं साफ तौर पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं तुम्हें पढ़ाना ही बंद कर दूंगी। बातचीत के बाद रिचर्ड और एली करीब आ गए। उसके बाद रिचर्ड ने दिन में एली के साथ जादूगर लेखन का अभ्यास किया और रात में ध्यान किया। हालांकि रिचर्ड ने अपने शोधन के कारण जादूगरी पाठ को याद कर लिया था, फिर भी उसे इसके वास्तविक प्रयोग में निपुण होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता थी। इस तरह रिचर्ड के हवाई जहाज में प्रवेश करने के 15वें दिन का समय आ गया। उड़ान के दौरान हवाई जहाज की गति कभी कभी धीमी हो जाती है और उस पर सवार जादूगर इस दौरान हवाई जहाज का कुछ निरीक्षण और रखरखाव करते हैं। इस दौरान हवाई जहाज के प्रशिक्षु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। रिचर्ड, मैं कल रात आत्माओं के सागर से जुड़ गई। सुबह सुबह एली ने रिचर्ड के बिस्तर पर थपथपाया और आश्चर्य से अपनी प्रगति बताई। एली की प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं है, उसकी मानसिक शक्ति केवल 12 अंक है। रिचर्ड ने जो कुछ पल में किया उसे पूरा करने में उसे 7 दिन लगे, लेकिन ये फिर भी सराहनीय है। पुस्तक के अनुसार कई महत्वाकांक्षी प्रशिक्षुओं को पहली बार आत्मा के सागर से जुड़ने के लिए ध्यान, धूपबत्ती जलाने और औषधि का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। एली का आत्मा के सागर से 7 दिनों का जुड़ाव अकादमी के लिए औसत माना जाता था। रिचर्ड जैसे प्रशिक्षु जो केवल एक ध्यान से जुड़ सकते हैं, अकादमी में उत्कृष्ट माने जाते हैं। उससे ऊपर एक और स्तर है, यानी एक प्राकृतिक जादूगर प्रशिक्षु जो स्वाभाविक रूप से आत्मा के सागर से जुड़ा हुआ है, यानी उसकी जन्मजात मानसिक शक्ति 20 अंक तक पहुंच जाती है। हालांकि अकादमी के इतिहास में इस तरह का प्रशिक्षु बहुत दुर्लभ है और आमतौर पर केवल जादूगर। बधाई हो, बधाई हो। बड़ी बहन एली आखिरकार जादूगर की प्रशिक्षु बन गई है। रिचर्ड ने जिम्हाई ली और बिस्तर पर उठकर बैठ गया, आंखें मली और एली को बधाई दी। लगता है इस परीक्षा में मुझे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी बहन एली पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सुनकर एली को बहुत गर्व हुआ। चिंता मत करो, मैं इस परीक्षा में तुम्हारी रक्षा करूंगी। बूम बूम बूम, दरवाजे पर दस्तक हुई। एली ने दरवाज़ा खोला और देखा कि नाश्ता देने वाली कठपुतली किसी वजह से जल्दी खाना पहुंचा गई थी। कमरा 225, 2 लोगों के लिए नाश्ता। आज हवाई जहाज का रखरखाव चल रहा है, इसलिए प्रशिक्षु इधर उधर जा सकता है। कठपुतली की आवाज़ अभी भी अजीब थी, लेकिन उसके साथ आई खबर ने एली के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब कर दी। खाली समय? एली ने पूछा। कठपुतली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यंत्रवत खाने की गाड़ी को अगले कमरे में धकेल दिया। एली ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया, मानो वह रोने वाली हो। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैं अभी अभी आत्माओं के सागर से जुड़ी हूँ और जादू की वापसी अभी तक स्थापित नहीं हुई है। ये एली बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी और रिचर्ड उसकी प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक था। क्या थोड़ा खाली समय मिलना अच्छा नहीं लगता? इतने दिनों से अपने कमरे में बंद हो, क्या तुम बाहर टहलने नहीं जाना चाहते? वह आधे महीने से हवाई जहाज पर है, सारा दिन कमरे में ही रहता है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके जोड़ों में जंग लग गई हो।
पता नहीं, अगर उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी होती तो ये कमीने बाहर आ जाते। एली रोने ही वाली थी और उसने रिचर्ड को हवाई जहाज में चढ़ने से पहले ही बेतुके ढंग से बता दिया कि अंदर क्या हुआ था। मैं समझ गया। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी को छुआ, उसका भाव थोड़ा सा भावशून्य था। क्या तुम खुद हवाई जहाज पर चढ़ते हुए इतने कमज़ोर दिखते हो? तो तुम अपने कमरे में रहो और मैं टहलने निकल जाता हूँ। रिचर्ड बिस्तर से उठा और कुछ ही निवाले में अपना नाश्ता खत्म कर लिया। रिचर्ड को नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि आत्मा के सागर से जुड़ने के बाद उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। सालों के कुपोषण की वजह से उसके दुबले पतले शरीर में अब कुछ मांसपेशियां आ गई थीं। क्या जादूगर के खाने में कुछ सप्लीमेंट मिलाए गए थे? अरे, आखिरकार, मैंने तुम्हें आजकल जादूगरी का साहित्य पढ़ाया है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या तुम बाहर नहीं जाओगे? जब एली ने देखा कि रिचर्ड बाहर जाने वाला है तो वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे उसके रोए खड़े हों। रिचर्ड ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैं बाहर चिल्लाकर यह नहीं कहूंगा कि मेरी एक खूबसूरत रूममेट है। बस चुप रहो। ये कमीने दरवाज़ा तोड़कर अंदर कैसे आ सकते हैं? ... हवाई जहाज में जगह छोटी नहीं है। यात्री केबिन के अलावा जहां वे रहते हैं, हवाई जहाज के अंत में कई दर्जन वर्ग मीटर का एक अवलोकन केबिन भी है। इस केबिन का इस्तेमाल आमतौर पर जादूगर करते हैं, लेकिन आज हवाई जहाज का निरीक्षण करना है ताकि प्रशिक्षु भी अंदर जाकर नज़ारे का आनंद ले सके। रिचर्ड खिड़की के पास खड़ा था और बादलों के असीम सागर को उमड़ते दिल से देख रहा था। अवलोकन कक्ष की दीवारें कांच जैसी किसी चीज से बनी हैं, जिसके आर पार आप हवाई जहाज के बाहर बादलों का सागर देख सकते हैं। अवलोकन कक्ष जल्द ही प्रशिक्षुओं से भर गया। उनमें कुलीन और साधारण लोग थे। कुलीन लोग एक घेरा बनाते थे और साधारण लोग दूसरा घेरा बनाते थे। हालांकि किसी ने उन्हें अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया, फिर भी उनके घेरे साफ तौर पर अलग थे। रिचर्ड को छोड़कर, रिचर्ड के ठीक बगल में कुलीन लोगों का एक समूह रहस्यमय तरीके से अपनी गुप्त जानकारी का आदान प्रदान कर रहा था। नागरिकों को छुपकर सुनने से रोकने के लिए वे जादूगरों की भाषा में भी बात कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है, एमिली? क्या तुम्हारा भाई सचमुच आत्माओं के सागर से जुड़ा है? एक गोरे कुलीन ने पूछा। जाहिर है, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलेगा, है ना? गोरे कुलीन के सामने उन्हीं सुनहरे बालों और चेहरे पर झायों वाली एक लड़की ने गर्व से जवाब दिया। एमिली के शब्दों से कुलीन वर्ग के लोग खुशी से झूम उठे। वे सभी जादूगर प्रशिक्षु कैसे बने का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ही वास्तव में कोई सफलता प्राप्त कर पाए थे। अधिकांश लोगों के लिए धूपबत्ती और औषधियों की मदद के बिना आत्माओं के सागर से जुड़ना लगभग असंभव है। वैसे, क्या मेडिसी लोगों ने उन्हें सिखाने के लिए किसी जादूगर को नहीं रखा था? वे कैसे हैं? ये 10 जादुई पत्थर हैं। 10 जादुई पत्थर। कुछ कुलीन वर्ग, जिन्हें ये खबर नहीं पता थी, चौंक गए। मेडिची परिवार सचमुच बहुत अमीर है। अगर इन जादुई पत्थरों को सोने के सिक्कों में बदल दिया जाए तो मुझे डर है कि इनकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हो जाएगी। राज्य का वार्षिक कर राजस्व केवल 5 लाख सोने के सिक्के है। मेडिची परिवार सचमुच इतना अमीर है कि एक पूरे देश को टक्कर दे सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि वे सफल नहीं हुए। हालांकि जादूगरों ने उन्हें सिखाया था, लेकिन हवाई जहाज पर कोई धूपबत्ती या औषधि नहीं थी। बिना किसी मदद के वे बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। वाह वाह, किसी ने खुशी से कहा। एक शूरवीर और एक जादूगर प्रशिक्षु के बीच का अंतर निहत्थे और हथियारबंद के बीच के अंतर से कम नहीं है। जादूगर प्रशिक्षु कम होने का मतलब है एक शिकारी कम, जो अच्छी बात है। रिचर्ड किनारे से सुन रहा था, कुछ न समझने का नाटक कर रहा था। इन घमंडी रईसों को लगा कि उनके अछूतों के लिए जादूगर की भाषा समझना नामुमकिन है, इसलिए वे बेबाक बोल रहे थे। रिचर्ड के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। लेकिन इसी समय पास ही के केबिन से एक चीख आई। उफ उफ, काले भालू गिरोह के वे लोग फिर से शुरू हो गए हैं। एक रईस ने आश्चर्य से कहा। जहाज पर मौजूद सुंदर नीच लोगों से उनका बस चल रहा है, एक रईस ने जवाब दिया। ये अछूत जानवर हैं, वे अपनी जांघों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते। एमिली नाम की झायों वाली लड़की के चेहरे पर घृणा के भाव थे और उसने अपना मुंह और नाक ढक लिया मानो उसे काले भालू गिरोह की बदबू आ रही हो। हालांकि ये रईस बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी न्याय की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। अछूत आपस में लड़ रहे हैं, इसका इन रईसों से क्या लेना देना? औरत फिर चीखी, लेकिन इस बार आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? रिचर्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से निरीक्षण कक्ष से बाहर चला गया। लग रहा था कि वह एली की आवाज़ थी। निरीक्षण कक्ष कमरा 225 से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए जैसे ही रिचर्ड बाहर गया, उसने देखा कि चेहरे पर चोट के निशान वाला एक हट्टा कट्टा आदमी कमरा 225 का दरवाज़ा पीट रहा है। उसके बगल में कुछ गुंडे उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। हालांकि ये लोग उस चोट वाले आदमी जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी आम लोगों के बीच उन्हें मजबूत माना जाता था। औरत, बेहतर होगा कि तुम दरवाज़ा खोलो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे।
ये सही है, इस बार हम तुम्हारे साथ नरमी बरत सकते हैं, लेकिन जैसे ही बॉस दरवाज़ा खटखटाएगा तुम अपने पैर बंद नहीं कर पाओगी। दरवाजे के बाहर नौकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि अंदर एली बेतहाशा दरवाजे को मेज से पकड़े हुए थी। हवाई जहाज़ के कमरे में बस एक साधारण सा बोल्ट था। अगर दरवाज़ा बंद न होता तो कोई भी मजबूत आदमी 2-3 धक्कों से उसे तोड़ सकता था। एली, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें अपना सिर बाहर क्यों निकालना पड़ा? एली ने दांत पीसते हुए और दरवाजे से टिककर खुद को दोषी ठहराया। रिचर्ड के जाने के कुछ ही देर बाद एली भी अधीर होने लगी। वे सब जवान थे और कौन हर समय अपने कमरे में बंद रहना चाहता था। इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, ये सोचकर कि अगर कोई नहीं होगा तो वह जल्दी से ऑब्जर्वेशन केबिन में जाकर देख लेगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र ब्लैक बियर गैंग के सदस्यों पर पड़ी, जो अपनी यौन इच्छाओं को शांत करने के लिए किसी की तलाश में थे। ब्लैक बियर गैंग के सदस्य वे अपनी यौन इच्छा को शांत करने के लिए किसी स्त्री को न ढूंढ पाने के कारण चिंतित थे, इसलिए जब उन्होंने कमरे से इतनी सुंदरी को झांकते देखा तो स्वाभाविक रूप से वे सीधे एली के पास गए। तो अभी अभी ये दृश्य घटित हुआ। क्लिक, लकड़ी टूटने की आवाज़ के साथ कमरा 225 के दरवाजे का बोल्ट पूरी तरह से खुल गया। सब खत्म हो गया। यह आवाज़ सुनकर एली का दिल बैठ गया। बोल्ट के बिना वह उन लोगों को रोक नहीं पाती। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने बहुत देर तक किसी के अंदर आने की आवाज़ नहीं सुनी। इसके बजाय मैंने कुछ चीखें और दर्दनाक कराहें सुनी। क्या जादूगर ने कोई कार्रवाई की? एली मेज़ के पीछे से बाहर निकली और दरवाजे की दरार पर नज़र डाली। काले भालू गिरोह के सभी सदस्य ज़मीन पर पड़े थे और एक दुबली पतली आकृति काले भालू गिरोह के नेता के चेहरे पर पैर रख रही थी। उस पर पैर रखते हुए उसने गालियां भी दीं। तुम कमबख्त समलैंगिक, तुम कमबख्त समलैंगिक, तुमने मेरे दरवाजे पर धमाका किया, मेरे रूममेट को धमकाया और तुमने मुझ पर हमला करने की भी हिम्मत की। समय उस समय में वापस चला जाता है जब बोल्ट नहीं टूटा था। रिचर्ड अवलोकन कक्ष से बाहर निकला और उसने काले भालू गिरोह के नेता को दरवाज़ा खटखटाते देखा। नेता का नाम रेले था। प्रारंभिक प्रशिक्षु के रूप में चुने जाने से पहले वह प्लांटाजेनेट साम्राज्य के बोहेनिया क्षेत्र के एक गिरोह के मुखिया का बेटा था। रेली एक मजबूत शरीर और अनोखी शारीरिक क्षमता के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वह 12 साल की उम्र में एक शूरवीर का अनुचर बन गया और 15 साल की उम्र में शूरवीर बन गया। अगर वह इसी तरह प्रशिक्षण लेता रहा तो 5 साल के भीतर रेली एक पूर्ण शूरवीर बन जाएगा। अगर वह लगभग 1 दशक और प्रशिक्षण लेता तो वह संभवतः अपने 30वें दशक में एक उच्च पदस्थ शूरवीर बन जाता। इस उम्र के एक वरिष्ठ शूरवीर को प्लांटाजेनेट साम्राज्य में भी प्रतिभाशाली माना जा सकता है। उस समय राजा उसे एक उपाधि प्रदान करेगा और जो कुलीन उससे विवाह करना चाहेंगे वे रेले परिवार के पास एक अवसर की तलाश में आएंगे। हालांकि रीली को चुन लिया गया। जादूगर की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये तो कहना ही क्या कि रेले एक गैंगस्टर बॉस का बेटा है, राजकुमार होने पर भी उसे जादूगर का प्रशिक्षु बनना ही होगा। रेले के पिता को उस पर तरस आया, लेकिन खुद उसे ऐसा नहीं लगा। जब उसने परीक्षा समारोह के दौरान राजा और कुलीनों के एक समूह को जादूगर के सामने सिर झुकाते देखा तो उसके दिल में एक आग सी भड़क उठी। महत्वाकांक्षा नाम की एक ज्वाला। वह एक जादूगर बनना चाहता है और असाधारण शक्ति में निपुण होना चाहता है। हवाई जहाज पर चढ़ने के बाद गिरोह के राजकुमार के रूप में रेलाइट को जल्दी ही पता चल गया कि जादूगर को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या करता है, बल्कि उसे बस इस बात की परवाह थी कि प्रशिक्षु परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। इसकी पुष्टि होने के बाद उसने जल्दी से अपने छोटे भाइयों के एक समूह को भर्ती किया और अपना क्रूर शासन शुरू किया। जो उसे पसंद आएगा वह उसके हाथ में आएगा और जो उसे पसंद आएगा वह उसके बिस्तर में आएगा। कई रईस उसके व्यवहार से चिढ़ गए, लेकिन कोई उसे रोकने नहीं आया। इस तथ्य के अलावा कि रीली ने रईसों को उकसाया नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह एक शूरवीर का अनुचर था। कोई भी रईस किसी आम आदमी के लिए शूरवीर के अनुचर से नहीं भिड़ेगा। धमाक धमाक। रीली ने एक भयावह मुस्कान के साथ दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसने उस महिला को कमरे में पहले कभी नहीं देखा था और वह शायद अभी भी कुंवारी थी। दरवाज़ा तोड़ने के बाद इतनी स्वादिष्ट मिठाई का स्वाद चखने के विचार से ही उसका खून खौल उठा। लेकिन जैसे ही वह किसी चीज़ से टकरा रहा था, अचानक उसकी परिधीय दृष्टि में एक आकृति प्रकट हुई। वह आदमी थोड़ा पतला और नाटा लग रहा था। उसके काले बालों के नीचे एक सुंदर लेकिन कुछ कमज़ोर चेहरा था। गुर्राहट। रिडले ने अचानक धक्का देना बंद कर दिया। आओ और हम सब पर हमला करो। वह मुड़ा और कुछ अनुचरों को आदेश दिया। रिचर्ड के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई जब उसने देखा कि रीली अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। छोटी सी हसीना, क्या तुम आखिरी में ऊपर आ रही हो? रीली ने नमकीन आंखों से रिचर्ड को देखा और अनजाने में अपनी लाल जीभ से अपने होंठ चाट लिए। वह न सिर्फ कामुक है बल्कि मर्दों और औरतों दोनों पर उसका दबदबा है। और रिचर्ड वही था जो वह चाहता था।
रिचर्ड ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लगता है कि वह सचमुच वही था। फिर कहने को कुछ नहीं बचा। रिचर्ड ने अपना सिर लकड़ी की तरह घुमाया, उसका चेहरा उदास था। उसके दिल में गुस्से और मतली का एक एहसास उमड़ आया। मर जाओ। रिचर्ड ने उदासीनता से अपना हाथ उठाया और उसके शरीर की जादुई शक्ति उसकी उंगलियों पर इकट्ठी हो गई, एक हल्की नीली रोशनी में बदल गई जो उड़कर रीली की छाती पर उल्कापिंड की तरह लगी। शून्य स्तरीय मंत्र, मन मिसाइल। एक पल में रीली को ऐसा लगा जैसे किसी शूरवीर के युद्ध हथौड़े से उसकी छाती पर वार हो गया हो। वह दर्द और भयंकर भाव के साथ तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। जादूगर, जादूगर। उसके बगल में बैठा छोटा भाई ये दृश्य देखकर डर गया और जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन रिचर्ड ने उन्हें जाने नहीं दिया। तुम भी। रिचर्ड का चेहरा ठंडा था और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी की किरणें निकलकर उन मिनियंस पर सटीक बैठ रही थीं। ये मिनियंस रीली जितने ताकतवर नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मिसाइलों से बच नहीं पाए। वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। शुक्र है कि रिचर्ड गुस्से से अंधा नहीं हुआ था और मिसाइलें मिनियंस के पैरों पर निशाना साध रही थीं। जब तक कोई नहीं मरेगा, सब ठीक रहेगा। रिचर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी उंगलियों पर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। इस समय रिचर्ड धरती पर विचरण कर रहे नरक के न्यायाधीश की तरह था, जो दुनिया के पापों का न्याय करने के लिए नीली मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। आखिरकार रीली, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, ने मरने का नाटक करना बंद कर दिया और रेंगते हुए हवाई जहाज के दूसरे छोर पर पहुंच गया। जादूगर, मास्टर जादूगर, कोई चाहता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जादुई मिसाइल उसके पैरों के बीच आकर गिरी। एक पल में हवा अंडों के टूटने की आवाज से भर गई। इतने जोर के दर्द में रीली की आंखें उलट गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। लेकिन रिचर्ड अभी भी थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था और उसके दिल में एक मिचली सी आ रही थी, मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। तो वह तेजी से उसके पास गया और अपने जूतों से रीली के पैरों पर जोर से कुचल दिया। अरे साले, तुमने मेरा दरवाज़ा जोर से पीटा, मेरे रूममेट को धमकाया और मुझ पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की। रिचर्ड ने पलटकर देखा तो एली उसे खाली आंखों से घूर रही थी। ओह एली, क्या तुम ठीक हो? रिचर्ड ने सहजता से उसका अभिवादन किया, फिर अपने जूतों के तलवों पर लगे खून को रीली के शरीर पर मल दिया। क्या तुमने ये सब किया? एली ने अपने सामने सब कुछ देखा। दुष्ट रीली सचमुच गिर पड़ा था। ये सब रिचर्ड ने किया था, जो इन दिनों उसके साथ था। एली पर एक अजीब सा भाव छा गया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। उसने जादुई वापसी कब बनाए? हवाई जहाज का निरीक्षण करने आया जादूगर देर से पहुंचा। उसी समय अवलोकन कक्ष में मौजूद रईस काले भालू गिरोह की चीखों से आकर्षित हुए और उत्साह देखने के लिए बाहर आ गए। हे भगवान, उस अछूत ने सचमुच रेले को हरा दिया। लेलिड एक शूरवीर का अनुचर है और वह हमारे बीच भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इस परिया के पास जादुई वस्तुएं हैं, लेकिन अगर उसके पास हैं भी तो जादुई पत्थरों के बिना वे बेकार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जादुई प्रतिक्षेप स्थापित कर लिया हो और औपचारिक जादूगर प्रशिक्षु बन गया हो? ये कैसे संभव है? एक परिया इतना तेज कैसे हो सकता है? रईसों की फुसफुसाहट रिचर्ड के कानों तक पहुंची। अपमान और सदमे को दरकिनार करते हुए जादुई पत्थरों से चलने वाले जादुई उपकरणों ने रिचर्ड का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। जादुई उपकरण। रिचर्ड ने चुपके से इस जानकारी पर ध्यान दिया। ये जानकारी उसकी प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए उसे इसे सावधानी से लेना पड़ा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज के दूसरी तरफ से एक जादूगरनी प्रकट हुई और देर से घटनास्थल पर पहुंची। यह एक महिला जादूगरनी है जो लगभग 30 साल की लग रही है। उसका रूप रंग सामान्य है और उसमें कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं है, सिवाय उसके दोनों हाथों की हथेलियों पर उगे नुकीले दांतों के। उन्हें जांचने के बाद जादूगरनी ने उन्हें वहीं फेंक दिया जहां वे थे और सीधे रिचर्ड के पास चली गई। मैं बिलियाना हूं, ये किसने किया? एली, जो पास खड़ी थी, ने ये देखा और तुरंत रिचर्ड का बचाव करने की कोशिश की। मास्टर जादूगर, इन लोगों ने कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, इसलिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिचर्ड ने उसे बीच में ही रोक दिया। मास्टर जादूगर, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब ये यहाँ पड़े थे। रिचर्ड ने बिलियाना की तरफ देखा और शांति से बोला, मानो इन लोगों की चोटों का उससे कोई लेना देना ही न हो। बिलियाना ने गहरी नज़र से देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, लगता है किसी दयालु भूत ने इन नन्हे मुन्नों का मेरे लिए ख्याल रखा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही जोरदार था, इसलिए अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे डर है कि मुझे सज़ा मिलेगी। ये कहने के बाद बिलियाना ने रिचर्ड को थपथपाया और ज़मीन पर पड़े लोगों को वहां से जाने के लिए नियंत्रित करने के लिए लेविटेशन का इस्तेमाल किया। एली यह सब हैरानी से देखती रही। रिचर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एली ने अपनी छाती पकड़ ली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक जादूगर को धोखा देना दुस्साहस था और रिचर्ड ने न सिर्फ ऐसा किया, बल्कि उसने ये बहुत ही अनाड़ीपन से किया।
लेकिन जादूगर इस पर विश्वास क्यों करेंगे? एली का दिमाग एक पल के लिए चकरा गया और जब तक रिचर्ड उसे कमरे में नहीं खींच लाया तब तक उसे होश नहीं आया। रिचर्ड, अभी क्या हुआ? रिचर्ड स्टूल पर बैठ गया, उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। एली, ये जादूगरों के खेल के नियम हैं। इस हवाई जहाज पर जादूगरों के नियम हमारे लिए एक अटूट लाल रेखा हैं, लेकिन जादूगरों के लिए ये शायद कुछ लोग रात के खाने के दौरान यूं ही तय कर देते हैं। हालांकि मैंने अभी नियम तोड़े थे, लेकिन जांच करने आई जादूगरनी बिलियाना को लगा कि मैंने अच्छा काम किया। वह मुझे सजा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। एली बुदबुदाई, ये सब किसने किया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह न बता सके कि किसने किया, लेकिन अगर नियम उसके लिए कुछ नहीं थे तो वह पूछती ही क्यों? रिचर्ड मुस्कुराया, उसके चेहरे पर आत्म मजाक का भाव उभर आया। क्योंकि हवाई जहाज पर एक से ज्यादा जादूगर हैं, इसलिए उसे दूसरे जादूगरों को समझाने के लिए कोई वजह चाहिए, चाहे वजह कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो। एक गंभीर रूप से घायल प्रशिक्षु किसी जादूगर के लिए बस एक बेतुका बहाना है। ब्लैकबियर गैंग का अनुभव पूरे हवाई जहाज में तेजी से फैल गया। खबर सुनने के बाद प्रशिक्षुओं ने इस बारे में खूब चर्चा की। ज्यादातर लोग खुश थे कि रिडले का इलाज हो गया। रिडले द्वारा बलात्कार की शिकार हुई लड़कियां खबर सुनकर जोर जोर से जयकारे लगाने लगीं। लेकिन इन सब का रिचर्ड से कोई लेना देना नहीं था। रिचर्ड इस समय कमरा नंबर 225 में बैठा था, अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा था और आराम से अपने सामने खड़े रईसों को देख रहा था। क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे? रिचर्ड स्टूल पर बैठ गया और एली घबराई हुई उसके पास खड़ी थी। रिचर्ड साधारण परिवार का था और उसे नहीं पता था कि उसके कितने रईस हैं, लेकिन एली उन सभी को अच्छी तरह जानती थी। उसके सामने खड़े ये सभी लोग प्लांटाजेनेट साम्राज्य के महान रईसों के वंशज हैं। सामान्य परिस्थितियों में एली के पिता को भी उनसे मिलने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। मुझे जाने दो पहले। एक लंबा सुंदर गोरा आदमी रिचर्ड के सामने बैठ गया। मेरा नाम केविन मेडिसी है। मैं आपको, रिचर्ड, हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। मेडिसी परिवार, एली ने कहा। मेडिसी परिवार प्लांटाजेनेट साम्राज्य का सबसे प्रमुख कुलीन परिवार था। परिवार की प्रत्यक्ष जागीरें और उसके जागीरदारों के क्षेत्र प्लांटाजेनेट साम्राज्य के 1/4 हिस्से के बराबर थे। लोगों के बीच मेडिसी परिवार का इतिहास, जो छोटे व्यापारियों से बड़े रईसों तक पहुंचा, कुछ ऐसा है जिसके लिए अनगिनत व्यापारी तरसते हैं। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और शांति से कहा, वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मेडिसी परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल प्लांटाजेनेट साम्राज्य में ही शक्तिशाली हैं। इस हवाई जहाज पर ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, केवल ताकत और कमजोरी, जीवन और मृत्यु का। परीक्षा में उत्तीर्ण होना जीवन है, असफल होना मृत्यु है। केविन एली की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन रिचर्ड की उदासीनता से थोड़ा हैरान था। रिचर्ड की प्रतिक्रिया से उसके कुलीन, उसका रुतबा और उसका प्रतिष्ठित परिवार किसी काम का नहीं है। इससे केविन को सिरदर्द तो हुआ, लेकिन उसके दिल में थोड़ी और प्रशंसा भी हुई। हर कोई अपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी मानसिकता को जल्दी नहीं बदल सकता। जो कोई इतनी जल्दी किसी जादूगर का प्रशिक्षु बन सकता है, उसमें जरूर कुछ असाधारण होगा। एक पल सोचने के बाद केविन ने पहले कमजोरी दिखाने का फैसला किया। लेकिन जादूगरों की तुलना में मेडिसी परिवार बस कुछ शक्तिशाली मनुष्यों का एक समूह है। रिचर्ड मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह युवा मास्टर केविन एक समझदार आदमी था। तो मास्टर केविन, आपका संगठन कितना मजबूत है? मैं आपके संगठन में क्या पद प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे आपके संगठन से क्या लाभ मिल सकते हैं? रिचर्ड को कुलीनों के साथ जुबानी जंग में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके सवाल सीधे सहयोग के मूल में पहुंच गए। इससे केविन, जो कुलीन बातचीत का आदी था, एक पल के लिए समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। केविन हिचकिचाया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह जवाब को सुसंगत तरीके से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस देरी की वजह से किसी ने उसकी जगह जवाब दे दिया। कुतिया, रिचर्ड, मुझे लगता है तुम्हें दूरगामी सोच रखनी चाहिए। केविन के पीछे से एक लाल बालों वाला रईस अचानक बोला। ये लाल बालों वाला रईस हट्टा कट्टा था और उसका चेहरा चिकना था। हालांकि उसने विनम्रता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने अंदर की कुलीनता की गंध को बिल्कुल नहीं छिपा सका। उसने रिचर्ड को दिल से नीचा देखा। हमारे साथ जुड़ना तुम्हारे लिए एक मौका है। हमारा संगठन रईसों से भरा है। मोटे लाल बालों वाले आदमी ने गर्व से कहा, अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम भी कुलीन वर्ग के सदस्य बन सकते हो। जैसे ही मोटे आदमी ने यह कहा, केविन को समझ आ गया कि मामला बिगड़ गया है। जिस व्यक्ति को मेडिसी परिवार की भी परवाह नहीं, वह भविष्य में बेकार होने वाले कुलीन पद की परवाह कैसे कर सकता है? अगर उसे ड्यूक की उपाधि देने का वादा भी किया जाता तो भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर देता। और मोटे आदमी की बात सुनते ही रिचर्ड जोर से हंस पड़ा। हा, केविन, क्या तुमने सुना? तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे कितनी उदार शर्तें दी थीं।
रिचर्ड ने केविन के पीछे खड़े कुलीनों के समूह को व्यंग्य से देखा। हालांकि ये लोग शांत दिख रहे थे, लेकिन वे उसके प्रति अपनी गहरी घृणा को छिपा नहीं पा रहे थे। इसके विपरीत केविन, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से था, सचमुच बहुत नीचा था और उसे अपने समूह में शामिल करना चाहता था। मुझे ये कहना होगा, मैं महान बर्मिंघम परिवार से हूँ और मेडिसी परिवार मुझे केविन का अनुयायी बनने की अनुमति नहीं दे सकता। मोटे लाल बालों वाले आदमी ने गंभीर चेहरे से समझाया, मानो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो। रिचर्ड की हंसी से वह बहुत उलझन में था। उनके साथ जुड़ना और कुलीन बनना एक ऐसी चीज़ थी जो प्लांटाजेनेट साम्राज्य में बहुत से लोग, चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें, नहीं पा सकते थे। हालांकि उसके सामने खड़ा अछूत इस उपहार के लिए आभारी नहीं था, बल्कि उसे उपहास भरी नज़रों से देख रहा था। ये बिल्कुल अनुचित है। अछूत तो अछूत ही होते हैं। अगर वे संयोग से जादूगर बन भी जाएं, तो भी उनका मंदबुद्धि दिमाग गहरी बातें नहीं समझ सकता। केविन ने गहरी सांस ली। उसे देवता जैसे विरोधियों से नहीं, बल्कि सुअर जैसे साथियों से डर लग रहा था। मोटे आदमी की बातों ने दुश्मन पर जीत हासिल करने की उसकी कोशिश को लगभग बेमानी बना दिया था, लेकिन फिर भी वह स्थिति को बचाना चाहता था। अगर जादूगर का प्रशिक्षु रिचर्ड उनके साथ जुड़ जाता है, तो गठबंधन को न सिर्फ काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खतरा भी कम होगा। मैं अपने परिवार की कसम खाता हूँ, पोली, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा, एक भी और, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। केविन की आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा था और इन रूखे शब्दों ने पोली के मोटे चेहरे को लाल कर दिया। उसने अपना मुंह ऐसे खोला जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन केविन की ठंडी निगाहों को देखकर उसने आखिरकार उसे बंद कर लिया। रिचर्ड, आपको पोली की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वह एक नया रईस है, इसलिए उसे अपने रईस होने पर गर्व है। लेकिन हमारे संगठन के सभी सदस्य ऐसे नहीं हैं। केविन ने रिचर्ड की ओर मुड़कर चेहरे पर एक शालीन मुस्कान के साथ कहा, हमारे गठबंधन में एक शूरवीर, 2 अर्ध प्रशिक्षु हैं जो आत्मा सागर से जुड़े हैं, और 5 शूरवीर हैं। हालांकि मुझे अन्य हवाई जहाज़ों की स्थिति के बारे में नहीं पता, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसके अलावा हमारे गठबंधन में एक महान शूरवीर का वंशज भी है। केविन ने रहस्यमयी होने का नाटक करते हुए रिचर्ड के पास आकर कहा, रिचर्ड, क्या तुमने वह किंवदंती सुनी है? 7 राज्यों की स्थापना करने वाले सभी महान शूरवीर ईश्वर के राज्य से आए थे और उनके वंशजों की रगों में भी दिव्य रग बहता है। केविन की बातों ने रिचर्ड की रुचि जगा दी। उसने सचमुच महान शूरवीरों की किंवदंती सुनी थी। प्राचीन काल में 7 महान शूरवीर ईश्वर के राज्य से इस दुनिया में आए और राक्षसों से भरे जंगल में वर्तमान 7 राज्यों की स्थापना की। कथा के अनुसार इनमें से कुछ महान शूरवीर बेहद शक्तिशाली होते हैं, कुछ आग उगल सकते हैं, कुछ जंगली जानवरों में बदल सकते हैं, और कुछ तलवारों और बंदूकों से अजेय होते हैं। लेकिन केविन की बात को देखकर लगता है कि इस महान शूरवीर का जादूगर से कोई रिश्ता जरूर होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि ये सभी महान शूरवीर जादूगरों के वंशज हों? रिचर्ड ने अनुमान लगाया। वास्तव में नहीं, लेकिन लगभग। केविन ने आंखें घुमाईं और इस बात को गुप्त रखा। लगता है ये कोई राज है। इसे जानने के लिए मुझे इसमें शामिल होना होगा। रिचर्ड सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसकी नज़र केविन से हटकर उसके पीछे खड़े रईसों के समूह पर और फिर रईसों से केविन पर जा रही थी। मेरा एक सवाल है, अगर तुम मुझे इसका जवाब देने में मदद कर सको तो मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। रिचर्ड सीधा बैठ गया और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। बात कर रहा हूं, उस शूरवीर और उन 2 भावी प्रशिक्षुओं ने तुम्हारे साथ गठबंधन क्यों किया? केविन का गठबंधन रिचर्ड को बहुत ही असामान्य लगा। एक गठबंधन का हर सदस्य उपयोगी होना चाहिए, या उनमें से ज़्यादातर उपयोगी होने चाहिए। हालांकि शूरवीरों और जादूगर प्रशिक्षुओं के अलावा केविन का बाकी गठबंधन बोझ तो नहीं है, लेकिन कम से कम बहुत उपयोगी तो नहीं है। तार्किक रूप से ऐसा विकृत गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। ये तथ्य कि यह मौजूद है, ये बताता है कि कोई अंतर्निहित सहारा जरूर होगा जिसके बारे में रिचर्ड को पता नहीं है। रिचर्ड ने अनुमान लगाया कि यह सहारा रईसों द्वारा बताया गया जादुई सहारा होना चाहिए। ये तो आसान सवाल है। केविन राहत महसूस करते हुए बोले, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास। केविन, एक छोटी सी चीख ने केविन को बीच में ही टोक दिया। वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक कुलीन महिला थी। प्लांटाजेनेट परिवार में बैंगनी रंग सबसे कीमती रंग है। अगर वह बैंगनी रंग के कपड़े पहन सकती थी, तो उसके परिवार ने कम से कम एक ड्यूक जरूर पैदा किया होगा। रिचर्ड ने इस पर असहाय होकर अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसे कुलीनों के बारे में सचमुच भ्रम है। लगता है हमारा सहयोग नहीं हो सकता। कृपया वापस जाएं। रिचर्ड खड़ा हुआ और केविन को कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना उसे विदा किया। अगर इन रईसों को केविन का आधा या 1/3 भी सम्मान मिल पाता, तो रिचर्ड इस संगठन में शामिल होने पर विचार करता। इतने सारे प्रशिक्षुओं में केविन निश्चित रूप से अकेला नहीं है जिसने गठबंधन बनाया है। अगर परीक्षा आती है, तो इन गठबंधनों का मुख्य शिकार अलग अलग प्रशिक्षु होंगे।
लेकिन रईसों के इस समूह के रवैये ने रिचर्ड को उनसे मुंह मोड़ने की हिम्मत नहीं करने दी। इसके अलावा एली भी एक अर्ध प्रशिक्षु बन गई है। क्या इन रईसों के समूह के बजाय एली, जो एक अच्छी इंसान है और उसके बारे में सब कुछ जानती है, के साथ मिलकर काम करना बेहतर नहीं होगा? रिचर्ड का दृढ़ रवैया देखकर केविन ने और कुछ नहीं कहा। उसने शिष्टाचार के अनुसार रिचर्ड से हाथ मिलाया और चला गया। उनके जाने के बाद रिचर्ड ने केविन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ खोला। जादूगर भाषा में लिपटा एक कागज का टुकड़ा अचानक रिचर्ड की हथेली में आ गया। ये केविन बहुत दिलचस्प है। रिचर्ड मुस्कुराया और नोट अपनी जेब में रख लिया। आधे घंटे बाद हवाई जहाज का रखरखाव पूरा हो गया और वह तेज गति से उड़ान भरने लगा। सभी प्रशिक्षु अपने अपने छोटे कमरों में वापस लौट आए। रिचर्ड बिस्तर पर बैठा मन ही मन उस युद्ध की कल्पना कर रहा था। उसने कुल 8 जादुई मिसाइलें छोड़ीं, जिससे उसकी लगभग आधी जादुई शक्ति खर्च हो गई। दूसरे शब्दों में, अगर उसने अपनी सारी जादुई शक्ति छोड़ दी होती तो वह कुल 15 जादुई मिसाइलें छोड़ सकता था। हालांकि किताबों में जादुई मिसाइलों की शक्ति को कमज़ोर बताया गया है, लेकिन एक नौसिखिए जादूगर प्रशिक्षु को छोड़कर कोई भी अपनी जादुई शक्ति को इस तरह बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन जब इसका वास्तव में इस्तेमाल किया गया तो रिचर्ड अभी भी इसकी शक्ति देखकर हैरान था, जो पिस्तौल की गोली के बराबर थी। 15 जादुई मिसाइलों का मतलब 15 गोलियां हैं। इतनी ताकत के साथ रिचर्ड को पूरा भरोसा था कि वह परीक्षा जरूर पास कर लेगा, बशर्ते उस पर लोगों का कोई समूह घात लगाकर हमला न करे या उसे घेर न ले। लड़ाई का जायजा लेने के बाद रिचर्ड ने अपनी जेब से नोट निकाला। इसकी विषय वस्तु बहुत सरल है। केविन एक जादुई पत्थर की कीमत पर रिचर्ड को प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे न मारने के लिए नियुक्त करने की योजना बना रहा है। जादुई पत्थर और अन्य शुल्क नामांकन के बाद चुकाए जाएंगे। जिन रईसों ने अपना करियर व्यवसाय से शुरू किया है वे उन बेवकूफ़ों से कहीं ज्यादा होशियार होते हैं। रिचर्ड ने आह भरी और लापरवाही से नोट अपनी जेब में रख लिया। इस सौदे में रिचर्ड को जादुई पत्थर पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, और केविन जो चाहे पा सकता है। इस परीक्षा में एक जादूगर प्रशिक्षु एक शिकारी होता है। उसकी राय में भविष्य के लाभों को थोड़ी सी वर्तमान सुरक्षा के बदले में देना निस्संदेह फायदेमंद है। यह एक फायदेमंद सौदा है। अल्पविराम। रखरखाव के बाद हवाई जहाज की गति फिर कभी धीमी नहीं हुई। लगातार 10 दिनों तक हवाई जहाज बिना रुके निर्धारित स्थान पर उड़ता रहा। भर्ती करने वाले जादूगरों के नेता एरियली ने दरवाजे के पैनल से बनी एक विशाल तलवार पकड़े हुए दूर बादलों में उठते काले टॉवर को देखा और आदेश दिया, उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हम ब्लैक टॉवर विजार्डिंग अकादमी पहुंच गए हैं। हवाई जहाज उतरने के लिए तैयार है। सभी प्रशिक्षुओं को घर के अंदर गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया है। दोहराएं, हवाई जहाज उतरने के लिए तैयार है। सभी प्रशिक्षुओं को घर के अंदर की गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया है। भोजन पहुंचाने वाली कठपुतली की अजीब आवाज़ पूरे हवाई जहाज में गूंज रही थी। लगभग 1 महीने की उड़ान के बाद प्रशिक्षुओं का ये समूह आखिरकार अपनी यात्रा के अंत में पहुंच गया, ब्लैक टावर विजार्ड अकादमी। रिचर्ड चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। 10 दिनों की रिकवरी के बाद उसकी जादुई शक्ति बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। एली ने भी इन 10 दिनों में जादुई शक्ति वापसी का निर्माण पूरा कर लिया और सभी शून्य स्तरीय मंत्र सीख लिए। केविन की भर्ती ने उन्हें एहसास दिलाया कि अगर वे अकेले लड़ेंगे तो भी इस परीक्षा में उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए जब एली ने अपनी जादुई शक्ति वापस पाली तो दोनों ने एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन बनाया। रिचर्ड, अब हमें क्या करना चाहिए? एली बिस्तर पर बैठ गई, जादूगर द्वारा दिए गए बैग को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए। उसकी उंगलियां थोड़ी नीली पड़ गई थीं। आसम जीवन मरण की लड़ाई ने उस लड़की को डरा दिया जिसने कभी मुर्गी भी नहीं मारी थी। भले ही वह अब एक जादूगर है प्रशिक्षु, मैं और क्या कर सकता हूँ? किसी को मार डालूं? रिचर्ड की आवाज़ बहुत शांत थी, मानो आने वाली लड़ाई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने जैसी हो। धमाका। जैसे ही रिचर्ड ने बोलना खत्म किया, दोनों ने कमरे को हिलते हुए महसूस किया और हवाई जहाज के उतरने की तेज आवाज़ तुरंत सुनाई दी। हवाई जहाज उतर गया है। सभी प्रशिक्षु कृपया अपना सामान ले जाएं और हवाई जहाज को व्यवस्थित रूप से छोड़ दें। रिचर्ड और एली ने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर चले गए। प्रवेश विजार्ड की व्यवस्था के अनुसार वे पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके केबिन से बाहर निकले। केबिन से निकलते समय प्रशिक्षुओं की जेबें बांटने वाले कंकाल विजार्ड ने उनमें से प्रत्येक को टेस्ट ट्यूब से भरी एक टेस्ट ट्यूब बैग दी, जिसमें से प्रत्येक में पन्ना हरे रंग के तरल की आधी ट्यूब थी। लगता है यही पोषण औषधि है, रिचर्ड ने मन ही मन सोचा। हवाई जहाज के बाहर एक खुली जगह थी जिसमें हल्की रोशनी थी। दर्जनों जादुई हवाई जहाज हवा में बड़े करीने से व्यवस्थित थे। उनके विशाल शरीर सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। उनकी परछाई के नीचे हजारों प्रशिक्षुओं ने एक बड़ी चौकोर संरचना बनाई हुई थी। रिचर्ड टीम के पीछे पीछे बड़े चौकोर ढांचे में पहुंच गया।
चौकोर ढांचे के ऊपर काले वस्त्र और चश्मा पहने एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जादूगर चुपचाप हवा में तैर रहा था। ज़ेपेलिन एयरशिप नंबर 050 आ गया है, 198 प्रशिक्षुओं की भर्ती कर रहा है। नेता टेलर ने आकाश की ओर झुककर सूचना दी। तैरते जादूगर के हल्के से सिर हिलाने के बाद टेलर चुपचाप चला गया। चुप। तैरते जादूगर की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन हर प्रशिक्षु के कानों तक पहुंच गई। रिचर्ड ने जादूगर की ओर देखा और अचानक उसके दिल में एक गहरा डर छा गया। हालांकि इस जादूगर ने कोई आभा नहीं दिखाई, लेकिन उसने उसे यह एहसास दिलाया कि वह उस जादूगर से बिल्कुल अलग प्राणी है जो छात्रों की भर्ती कर रहा था। क्या यह असली जादूगर है? ब्लैक टावर विज़ार्ड अकादमी की 432वीं प्रवेश परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका उपाध्यक्ष एरिक्स हूं और इस परीक्षा का परीक्षक भी। इस परीक्षा के लिए 10 परीक्षा कक्ष हैं, प्रत्येक में 1000 लोग हैं। प्रत्येक कक्ष में 10 जादुई जानवर हैं और जादुई जानवरों के लिए अकादमी द्वारा तैयार किए गए जादुई उपकरण हैं। पर्याप्त शक्ति वाले प्रशिक्षु स्वयं उनका शिकार कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित अन्य नियम प्रवेश नियमों के पृष्ठ 32 पर हैं। जिन प्रशिक्षुओं ने उन्हें नहीं पढ़ा है वे स्वयं उनकी जांच कर सकते हैं। अब परीक्षा शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वाइस डीन एरिक्स ने अपना हाथ हिलाया और प्रशिक्षुओं की पंक्ति के नीचे प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। ये प्रकाश किरणें आपस में जुड़ गईं और एक जटिल ज्यामितीय आकृति बनाती हुई प्रतीत हुईं। रिचर्ड ने अपने पैरों के नीचे प्रकाश को देखा और अचानक उसके दिल में घबराहट की एक चमक दौड़ गई। क्या ये परीक्षा सभी प्रशिक्षुओं को परेशान करेगी? भनभनाहट। रिचर्ड के कान भिनभिना उठे और उसके सामने का दृश्य अनगिनत रंगों के टुकड़ों से मिलकर एक अमूर्त पेंटिंग में बदल गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। क्या ये टेलीपोर्टेशन है? रिचर्ड ने शिकायत की और चक्कर आने से मतली सी महसूस होने लगी। लगभग 3-4 सेकंड बाद रिचर्ड के सामने का दृश्य ठीक होने लगा और एक हरा भरा प्राचीन जंगल उसकी नज़र में आ गया। रिचर्ड पेड़ से टिक गया और 2 घूंट खट्टा पानी थूक दिया। टेलीपोर्टेशन का एहसास वाकई बहुत बुरा था। मुझे उन रईसों ने गुमराह किया था। इन बेवकूफ़ों को परीक्षा की बारीकियां नहीं पता। अब मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि अली निर्दयी हो। रिचर्ड ने एसिड उगलने के बाद कुछ बुदबुदाया और फिर उसने आकाश में प्रकाश की किरणें उठती देखीं। ये चमकदार रोशनी दिन में भी साफ दिखाई देती है। इन प्रकाश स्तंभों का स्थान वह है जहां प्रशिक्षुओं को 14 दिनों के भीतर पहुंचना है। रिचर्ड ने अपनी कमर पर टेस्ट ट्यूबों से भरी बेल्ट बांधी और बिना समय गंवाए तुरंत प्रकाश की किरण की ओर चल पड़ा। अकादमी के नियमों के अनुसार प्रशिक्षुओं को 14 दिनों के भीतर निर्धारित स्थान पर पहुंचना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि समय से पहले पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। परीक्षा जितनी जल्दी समाप्त होगी उतनी ही जल्दी आप सुरक्षित रह सकते हैं। रिचर्ड बिना सोचे समझे ये बात जानता है। ... टेलीपोर्टेशन समाप्त होने के साथ 10 वर्षों से शांत पड़ा आदिम जंगल परीक्षा शुरू होने के बाद जीवंत हो उठा। हजारों प्रशिक्षुओं के टेलीपोर्टेशन के बाद लगभग सभी ने तुरंत सक्रिय होना शुरू कर दिया। ये प्रशिक्षु बलवान और दुर्बल थे, शूरवीर और औपचारिक जादूगर प्रशिक्षु थे। सभी ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं और सभी आकाश में उठते प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़े। रेलाइट जंगल में संघर्ष करता रहा। एक प्रतिभाशाली शूरवीर के अनुचर के रूप में जादूगर के औषधि के साथ उसके मजबूत शरीर ने उसे चोट लगने के तुरंत बाद बिस्तर से उठकर घूमने फिरने में सक्षम बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही औषधि का असर खत्म हुआ, उसे दिन भर अपनी जांघों के बीच में अंतहीन दर्द सहना पड़ा। दर्द उसे याद दिला रहा था कि अब तुम आदमी नहीं रहे। बेवकूफ़, कमीने, जब मैं जादू सीख जाऊंगा तो मैं तुम्हारा बलात्कार करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुछ थका हुआ रेली एक बड़े पेड़ से टिक गया और जोर से गालियां देने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दांत पीसने लगा। नफरत एक मतिभ्रम की तरह थी जिसने उसकी नसों को लकवा मार दिया और उसे मतिभ्रम का शिकार बना दिया। उदाहरण के लिए, उसने जंगल से उस आकृति को निकलते देखा जिसने उसे आदमी बनने से रोक दिया था। ओह, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मैं जानता हूं। अब मुझे पता है कि क्रिस्टल बॉल कहाँ है। वह आकृति उसे देखकर हैरान लग रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और रेली को फिर से नीली रोशनी दिखाई दी। उसकी नीली रोशनी को नपुंसक बना दो। यह कोई भ्रम नहीं है। वह सचमुच उस कमीने से मिला था। रेली के दिल में गहरा डर उमड़ आया और वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह रिचर्ड को कोसता रहता था, लेकिन घायल होने के बाद हर रात रिचर्ड और उसकी नीली रोशनी उसे जगा देती थी। रिचर्ड लगभग उसका दुष्स्वप्न बन गया था। अब वह दुष्स्वप्न हकीकत बन गया है। धमाका। हवाई जहाज से उतरने के बाद रिचर्ड ने अब खुद को नहीं रोका। उसकी उंगलियों से एक जादुई मिसाइल निकली जो हवा में एक सीधी रेखा खींचती हुई रेलाइट के सिर के पिछले हिस्से पर जाकर गिरी। फिर रिचर्ड ने लेलीट को देखा। उसका पूरा सिर धंसा हुआ था, चारों ओर लाल और सफ़ेद रंग बिखरा हुआ था। हाँ, लाश को देखते ही रिचर्ड की उबकाई आ गई।
जो दोस्त अक्सर लोगों को मारते हैं वे जानते हैं कि पहली बार किसी को मारते समय उबकाए आना एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो उनके दिलों में गहरे डर और उस खूनी दृश्य के प्रभाव के कारण होती है। हालांकि रिचर्ड को डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी मुर्गी नहीं मारी थी, खून की तेज गंध सचमुच दम घोंट रही थी। थोड़ी देर उबकाए लेने के बाद रिचर्ड आगे बढ़ा और रीली की क्रिस्टल बॉल और उसके शरीर पर लगी पौष्टिक औषधि ले ली। इन चीज़ों की मदद से वह अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। चीज़ें लेने के बाद रिचर्ड ने रीली की जेबों की फिर से तलाशी ली। टटोलते हुए रिचर्ड को एक काले हीरे के आकार का क्रिस्टल मिला। इस क्रिस्टल में रिचर्ड को वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति का आभास हुआ। क्या ये एक जादुई पत्थर है? रिचर्ड ने हवाई जहाज पर रईसों से जादुई पत्थर का नाम सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इसे वास्तव में देखा था। ये जादुई पत्थर अंगूठे के आकार का, पूरी तरह से काला और हीरे के आकार का है। ये सूर्य के प्रकाश में एक काले रत्न जैसा दिखता है। रिचर्ड ने जादुई पत्थर को पहचानने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि इसके अंदर संग्रहित जादुई शक्ति उसकी जादुई शक्ति से भी ज्यादा थी और इसे अवशोषित करना आसान था। रिचर्ड के लिए यह निस्संदेह एक बड़ी बात है। एक जादूगर प्रशिक्षु की जादुई वापसी में संचित जादुई शक्ति सीमित होती है। जादुई वापसी में जादुई शक्ति समाप्त होने के बाद जादूगर को भी जादुई शक्ति को पुनः अवशोषित करना पड़ता है। हालांकि उसे पुनः प्राप्त करने के लिए केवल प्रकृति से जादुई शक्ति अवशोषित करना बहुत ही अक्षम था। रिचर्ड ने अपनी आधी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज पर पूरे 2 दिन बिताए। हालांकि इस जादुई पत्थर की मदद से रिचर्ड की जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने का समय 2 दिन से घटकर 2 मिनट रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि प्लांटाजेनेट में एक जादुई पत्थर 100,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकता है। अगर तुम इनमें से 2 चीज़ें ले आओ तो तुम आसानी से परीक्षा पास कर सकते हो, बशर्ते तुम एक जादूगर प्रशिक्षु बन जाओ। रिचर्ड ने जादुई पत्थर को पकड़े हुए मन ही मन कहा। उदाहरण के लिए, अगर जादूगरों के पास कोई विशेष साधन न हो तो मुझे डर है कि जादूगरों के बीच की लड़ाइयाँ व्यक्तिगत धन की प्रतिस्पर्धा बन जाएंगी। ये सोचकर जादुई पत्थर को देखते हुए रिचर्ड की आंखें और भी तेज हो गईं। जादुई पत्थर सिर्फ धन ही नहीं, जादूगर की शक्ति का भी एक हिस्सा होते हैं। जादुई पत्थर को अपने थैले में रखकर रिचर्ड अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन इस बार मामला अलग था। रिचर्ड के कुछ करने से पहले ही उसके शरीर पर अचानक एक प्रकाश की चमक दिखाई दी। शून्य वलय मंत्र, प्रकाश मंत्र। जादुई शक्ति के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में जादुई पत्थर के साथ रिचर्ड अब मंत्रों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता था। जैसे ही प्रकाश शरीर तकनीक का असर हुआ, रिचर्ड को अचानक लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, उसके कदम तेज हो गए हैं और उसकी कमर के आसपास की जेबें भी हल्की हो गई हैं। प्रकाश मंत्र का असर आधे घंटे तक रहा और इस दौरान रिचर्ड बिना मंत्र के जितना चलता उससे लगभग 2 गुना चला। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो रिचर्ड को प्रकाश स्तंभ के स्थान तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगेंगे। लेकिन जैसे ही रिचर्ड जल्दी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जंगल से हवा के टूटने की आवाज़ आई। पुकार! रिचर्ड अनजाने में झुक गया और उसने देखा कि जंगल से एक हिमखंड उड़कर उसकी खोपड़ी से छू रहा है। ये तो बाल बाल बच गया। पेड़ के तने में छेद कर चुके हिमखंड को देखकर रिचर्ड के दिल में डर का एक झोंका आया। अगर वह एक पल भी देर से नीचे बैठता तो हिमखंड उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं इतना गुस्ताख नहीं हो सकता। हालांकि मेरी यात्रा में जल्दी करना जरूरी है, लेकिन मैं गाड़ी को घोड़े के आगे नहीं लगा सकता। रिचर्ड ने खुद को चेतावनी दी और बर्फ के शंकु की दिशा में एक जादुई मिसाइल छोड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। चूंकि किसी ने उस पर हमला किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी बदला लेना पड़ा। नीली रोशनी बुझ गई और रिचर्ड ने प्रभाव को देखा तक नहीं। उसने सीधे अपने ऊपर एक हल्की शारीरिक तकनीक का प्रयोग किया, अपना शरीर नीचे किया और जिगजैग पैटर्न में उस दिशा में दौड़ा जहां बर्फ के शंकु छोड़े गए थे। पुकार! एक और बर्फ का शंकु। लेकिन इस बार बर्फ का शंकु रिचर्ड के स्थान से लाखों मील दूर था। लगता है यह आदमी घबरा गया है, रिचर्ड ने मन ही मन सोचा। छुपकर किए गए हमले से उसकी मौत नहीं हुई और विरोध किए जाने पर वह तुरंत घबरा गया। क्या ऐसा इंसान मुझे मारने के लायक है? रिचर्ड ने व्यंग्य किया और हमलावर की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। हमलावर दुबली पतली थी, खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी और एक खूबसूरत कुलीन लड़की थी। इस समय लड़की का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और अंगूठी वाला उसका हाथ कांप रहा था। रिचर्ड को मारने के लिए एक और बर्फ के शंकु वाला मंत्र छोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। लड़की ने रिचर्ड की आकृति को अपने करीब आते देखा और अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, चीखी और एक बर्फ का शंकु बाहर निकाल दिया। लेकिन देवताओं को उस पर कोई दया नहीं आई और इस बार भी बर्फ का शंकु रिचर्ड से लाखों मील दूर था। सब खत्म हो गया। रिचर्ड ठंडे भाव से लड़की से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसकी उठी हुई बांह की उंगलियों पर एक नीली रोशनी चमक उठी। उसका औरतों पर दया दिखाने का कोई इरादा नहीं है। धमाका! लाल और सफ़ेद छींटे।
रिचर्ड उदासीनता से लड़की के शरीर के पास आया। लड़की के पास 2 थैले थे। ऐसा लग रहा था कि उन बदकिस्मत लोगों में से किसी पर हमला हुआ हो। रिचर्ड ने लड़की की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी स्लेटी धातु की बनी थी और उस पर जादुई पत्थर के लिए धातु का आधार था। ये बहुत प्राचीन लग रही थी। लगता है यही वह जादुई वस्तु है जिसके बारे में रईस बात कर रहे थे और यही केविन के गठबंधन का मूल कारण था। रिचर्ड के मन में एक विचार आया और वह चमत्कारी भट्टी का उपयोग करके उसे परिष्कृत करना चाहता था ताकि देख सके कि क्या वह अंगूठी बनाने का नुस्खा प्राप्त कर सकता है। हालांकि चमत्कारी भट्टी ने अंगूठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मानो अंगूठी इतनी घटिया थी कि भट्टी उसकी कद्र नहीं कर सकती थी। अंगूठी उतारने के बाद रिचर्ड ने लड़की का शरीर फिर से। आखिरकार रिचर्ड को 3 जादुई पत्थर और एक जादुई खंजर मिला। इसी तरह चमत्कारी भट्टी पर भी खंजर का कोई असर नहीं हुआ। रईस लोग बहुत मोटे होते हैं। अगर सारे रईस इतने ही बेवकूफ़ होते तो मैं उनका शिकार करना चाहता। रिचर्ड ने अपने हाथ में खंजर देखा। उसके हैंडल पर एक गड्ढा भी था जो किसी जादुई पत्थर जैसा लग रहा था। रिचर्ड ने जादुई पत्थर उसमें डाला और देखा कि साधारण दिखने वाले ब्लेड पर अचानक रूनों की एक रेखा उभर आई। रिचर्ड ने खंजर 2 बार घुमाया और खंजर का पूरा ब्लेड आसानी से उसके बगल वाले पेड़ के तने में धंस गया। इस पेड़ की उम्र 100 साल से भी ज्यादा आंकी गई थी। कितना तेज खंजर है, रिचर्ड आश्चर्य से बोला और तुरंत उसे पवन कौवा तलवार तकनीक याद आ गई जो उसने पहले बैरन हेसे की तलवार से सीखी थी। हालांकि अब वह एक जादूगर का प्रशिक्षु बन गया है, अगर कोई उसके करीब आता है तो वह तुरंत उस कमजोर किसान के बेटे में बदल जाएगा। हालांकि यह खंजर ज्यादा लंबा नहीं है, फिर भी यह एक तेज हथियार है, इतना कि वह 3 नुकीली पवन कौवा तलवार का इस्तेमाल कर सके। तकनीक 3 बिंदु वाली पवन कौवा तलवार तकनीक और लोहे को कीचड़ की तरह चीर देने वाले इस खंजर के संयोजन ने न केवल नज़दीकी मुकाबले में उसकी कमियों को पूरा किया बल्कि उसकी ताकत को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। रिचर्ड ने जोर से हंसने की इच्छा दबाई और खंजर के हैंडल से जादुई पत्थर निकाल लिया। ब्लेड पर अच्छे स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके जादुई पत्थर इतने मजबूत नहीं हैं कि उन्हें यूं ही इस्तेमाल किया जा सके। जादुई पत्थर को अलग रखने के बाद रिचर्ड ने अपने हाथ में बर्फ की शंकु वाली अंगूठी पहनी, जादुई खंजर कमर में बांधा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लाश पर पड़ी बाकी चीजें रिचर्ड के लिए किसी काम की नहीं थीं और उन्हें साथ ले जाना उसके लिए बोझिल होता, इसलिए उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया, सही व्यक्ति का इंतजार करते हुए। सबक सीखकर रिचर्ड ने इस बार इतनी लापरवाही से यात्रा नहीं की। जंगल में चलते समय उसने अपनी आंखें और कान खुले रखे। हालांकि यह बहुत धीमा है लेकिन सुरक्षित है। इस तरह रिचर्ड ने परीक्षा का पहला दिन बिताया। रात में जंगल कीड़ों की चहचहाहट से भर गया। रिचर्ड ने आज रात के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों का ढेर लगा लिया। हालांकि इस प्राचीन जंगल का तापमान ज्यादा नहीं था, फिर भी यह कड़ाके की ठंड में ऐसे क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म था। रात में भी रिचर्ड को बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी, कंपकंपी नहीं हो रही थी। रिचर्ड ने पौष्टिक औषधि की एक बोतल खोली और एक घूंट लिया। पौष्टिक औषधि का स्वाद अजीब था, मानो पतला किया हुआ पुराना सिरका घास के रस में मिलाकर 1 महीने तक सील बंद करके किण्वित किया गया हो। हालांकि स्वाद बुरा था लेकिन असर वाकई अच्छा था। पौष्टिक औषधि की एक परखनली लेने के बाद रिचर्ड को अपने पेट में गर्मी महसूस हुई और उसके पेट की भूख तुरंत गायब हो गई। पीने के बाद रिचर्ड एक पेड़ के नीचे लेट गया और दिन भर की थकान उस पर ज्वार की तरह छा गई। लेकिन सोने के बजाय उसने ध्यान करना चुना। हवाई जहाज पर रिचर्ड ने मानसिक थकान दूर करने के लिए ध्यान की शक्ति की खोज की थी। 2 घंटे का ध्यान 8 घंटे की नींद से भी ज्यादा प्रभावी था। इस विश्वासघाती प्राचीन जंगल में ज्यादा देर तक जागते रहना निस्संदेह एक अच्छी बात थी। इसके अलावा ध्यान स्वयं मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है, जिसे दोनों ही रूपों में सर्वोत्तम कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह ध्यान में लीन हुआ, जंगल में एक अजीबोगरीब जानवर की दहाड़ गूंज उठी।